मुनीर खान और वज़ीर खान दो भाई थे। दोनों की रिहाइश आगरा शहर के गांव रतौनी में थी। बड़े भाई वज़ीर खान की साइकिल की दुकान मेन रोड सड़क के किनारे वाक़ई थी और खूब चलती थी। वजह यह थी कि दूर दूर कोई दुकान न थी। पंचर तक लगवाने दूर दूर से लोग आते थे। वज़ीर खान बड़े चर्ब ज़ुबान आदमी थे। उनकी दुकान में एक दफ़ा अगर कोई किसी काम से आ गया तो समझ लो पक्का गाहक बन गया। अतराफ के देहात और शहर में दूध पहुंचाने वाले ग्वाले तो उनके यूं समझ लो कि मुरीद थे। वज़ीर खान के ही हाथ से काम करवाते थे। सस्ता ज़माना था। उस ज़माने में वज़ीर खान की आमदनी 2 और 1.5 रुपये रोज़ाना हो जाया करती थी। बड़े ठाठ थे। बरादरी में बड़ा नाम था। वज़ीर खान ने आगरा में भी मकान खरीद लिया था। उस मकान पर 300 रुपये मुरम्मत में खर्च कर दिया था। बहुत बड़ा मकान था और मोहल्ले के लब सड़क था। बीवी ने हरचंद के बहुत जोर लगाया कि वज़ीर खान इस मकान में आ जाएं और इसमें दुकान कर लें, मगर वज़ीर खान पक्के लकीर के फ़कीर आदमी थे। उन्होंने अपनी बीवी और अपने ससुरालियों की एक ना सुनी और आगरा शिफ्ट ना हुए। मगर मकान को तो आबाद करना था। उनका छोटा भाई मुनीर खान गांव में खेती बाड़ी करता था। उसका ज़्यादा बड़ा कुंबा ना था। 2 लड़कियां थीं, लड़का कोई नहीं था। वज़ीर खान ने उसी को उस मकान में रख दिया और चूंकि ये मकान सड़क के किनारे था इसलिए बड़ी सी दुकान भी बनाकर दे दी। कुछ टूटी फूटी साइकिलों के पुर्जे और दीगर सामान भी भर दिया और मुनीर खान ने भी साइकिल मरम्मत और किराए की साइकिल चलाना शुरू कर दी। काम में तो इतने माहिर ना थे, मगर बड़े भाई ने ज़रूरी काम सब बता दिए। पंचर लगाना और हवा भरना कौन सा मुश्किल काम है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी काम सीखते गए और दुकान भी खड़ी होने लगी। 2 साल में उनका कारोबार वज़ीर खान से आगे निकल गया। पूरी साइकिल का नया सामान उनके घर में भरा रहता था। किराए पर अलग अलग 20 साइकिलें चलती थीं। काम करने को 2 मुलाजिम थे। वो तो गद्दी पर बैठकर सिर्फ गले में रुपए डालते रहे। कारोबार बढ़ा तो उनकी रिहाइश और अखराजात में भी फ़र्क पड़ा। मौलवी साहिब घर आकर लड़कियों को पढ़ाने लगे। बीवी के भी चलन में फ़र्क पड़ा। शलवार से गरारा हो गया और घर पर भी काम करने वाली आ गई। गांव के मुनीर खान और शहर के मुनीर खान में बड़ा फ़र्क पड़ गया। वज़ीर खान का कारोबार जहाँ था वहीं रहा, क्योंकि वो एक महदूद जगह थे। उनके गाहक वही थे जो साल से उनके पास आते थे और काम का जो रेट मुकर्रर कर दिया था दे रहे थे। इसलिए वज़ीर खान की आमदनी एक मुकाम पर खड़ी थी। हालांकि ये आमदनी उनके अखराजात से कुछ ज़्यादा ही थी, मगर मुनीर खान के गाहक नए होते थे। उससे वो अपनी मर्जी के रेट वसूल करते थे। नया सामान और पुर्जेजात भी उनके पास थे, उसमें भी कमाते थे। किराए पर जो साइकिलें चलती थीं वही दुकान और घर का खर्च पूरा कर देती थी। मुनीर खान जो वज़ीर खान से कमज़ोर थे, चंद सालों में ही वज़ीर खान को मीलों पीछे छोड़ गए। अब वज़ीर खान को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्होंने बीवी की बात ना मानकर अपने हक में कितना बुरा किया है। तुमने मेरी ना मानी, पड़े रहे रतौनी की बजरिया में, और देख लो तुमने जिसकी मदद करी, घर दिया, दुकान दी, उसने दूसरी हवेली खड़ी कर ली। उसी दुकान से कमाई करके तुम हो कि अभी तक पंचर जोड़ रहे हो और वह गद्दी पर सेठ बना बैठा है। एक दिन वज़ीर खान की बीवी हिकमत बेगम ने वज़ीर खान को सुना डाली, ये तो नसीब की बात है। मैं अगर उसकी जगह होता तो ज़रूरी तो नहीं था कि दुकान इतनी ही चलती। उसकी किस्मत चमकने का ये तो बहाना था। इसमें चलने का क्या मतलब? हम अपने नसीब का कमाते हैं, वो अपने नसीब का। और फिर वो कौन गैर है? मेरा भाई ही तो है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो क्या वो मेरा साथ ना देगा? वज़ीर खान बोले, हाँ देगा साथ, खूब देगा। मियाँ तुम ये भूल जाओ, दुनिया का चलन बदल रहा है। सब अपनी अपनी देख रहे हैं। तुम भी दुनिया के साथ चलो, आखिर हम भी बाल बच्चेदार हैं। हिकमत बेगम ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? वज़ीर खान ने कहा, अरे लो, मुझसे पूछ रहे हो? अरे तुमको नजर नहीं आया? मकान तुम्हारा, दुकान तुम्हारी, कराओ उनसे खाली। हिकमत ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, दुनिया क्या कहेगी? भाई को घर से निकाल दिया। वज़ीर खान बोले, तो फिर ऐसा करो, उस मकान की कीमत उनसे वसूल करो आज के हिसाब से। हिकमत ने मशवरा दिया, अगर उसने मना किया तो उसके साथ लड़ूं, झगड़ा करूं? अरे नेक वक्त, वो मेरा भाई है, मैं बड़ा हूं। अगर वो मेरा माल खा गया तो क्या हुआ? भाई ने खाया है। तू सुन ले कान खोल के, तू जो कह रही है वो मुझसे नहीं होने का। वज़ीर खान बोले, अच्छा तुम कुछ ना करो, मैं बात करूंगी। हिकमत बेगम ने कहा, हाँ तू कर ले बात, मगर इंसानियत से बात करना, कोई झगड़ा ना खड़ा कर लेना। वज़ीर खान बोले, नहीं करूंगी झगड़ा, कायदे की बात करूंगी। तुमको बच्चे नजर नहीं आते? मुझे तो नजर आ रही हैं। आखिर इन सब की शादी ब्याह भी करनी है, लड़कों को बसाना है। और अब मैं गांव में नहीं रहूंगी, वहां पर मेरे बच्चे रहे तो कुएं के मेंढक बन जाएंगे। मुझे शहर में रहना है। तुम यहाँ रहना चाहते हो तो यहीं रहो, मैं आगरा में रहूंगी। हिकमत बेगम ने फैसला सुना दिया और एक मकान किराए पर लेकर वो आगरा के गालिबपुरा मोहल्ले में आ गई।
आने के 2-4 दिन के बाद वो मुनीर खान के मकान पर, जो कि नाई की मंडी में था, चली गई। मुनीर खान बहुत खुश हुआ। मैं इसलिए आई हूँ भैया कि अब हमने गांव छोड़ दिया है, तुम्हारे भैया भी जल्दी आ जाएंगे। अब वहाँ पर रहना बेकार है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और उनकी आमदनी अपनी जगह रुकी खड़ी है। अब तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लो और ये मकान खाली कर दो। मैं गालिबपुरा में किराए के मकान में पड़ी हूँ। हिकमत बेगम ने कहा, भाभी इस मकान में मेरा बहुत सामान भरा पड़ा है, दुकान भी है, मैं इसको खाली तो नहीं कर सकता। मुझे पता है भैया ने यह मकान 250 में लिया था, टूटा फूटा था। भैया ने इसकी मुरम्मत पर 300-350 रुपए खर्च किए थे, उन सब का मैं पाबंद हूँ। तुम ऐसा करो, कोई अपने मतलब का मकान देख लो, मैं उसका सौदा करके तुमको दे दूंगा। तुमने मुझे मकान दिया, उसके बदले मैं तुमको दे देता हूँ। कम ज्यादा की फिक्र मत करना, अगर मकान महंगा भी हुआ तो भी मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करूंगा। मुनीर खान ने कहा, नहीं भैया ये नहीं होगा, मकान तो मैं अपना ही लूंगी। हिकमत बोली, तो फिर भाभी मेरी भी सुन लो, मैंने तुमसे मकान नहीं लिया था, मैं जानूं और भैया जाने, तुम हमारे दरमियान ना आना, भैया जो कहेंगे मैं मान लूंगा। हिकमत बेगम वापस चली गई और सीधी गांव गई। आखिर हो गया ना बेईमान, मैं ना कहती थी। वो सर पर हाथ मारकर बोली, दरमियान से बात शुरू करती हो, पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? तुम्हारे भाई ने मकान देने से साफ इनकार कर दिया, हम किराए के मकान में कब तक पड़े रहेंगे आखिर? पूरी बात ना बताना। वजीर खान बोले, पूरी बात ये कि वो कहता है दूसरा मकान पसंद कर लो, मैं खरीदूंगा, कम ज्यादा भी दे दूंगा, मगर इस मकान को नहीं छोड़ूंगा। भैया ने 700-800 में ये मकान खरीदा था, इसमें मेरा माल भरा हुआ है। तुम मुरव्वत करते रहो, अपने बच्चों का हक मारते रहो, तुम्हारा भाई तुम पर रहम नहीं करेगा। हिकमत बेगम ने कहा, दूसरा मकान खरीद कर तो दे रहा है, और तुमको क्या चाहिए? वजीर खान बोले, अरे तुम्हारी अकल तो घास चरने गई है, मुझे तो वही मकान चाहिए बस। बेगम ने कहा, क्यों, वही क्यों चाहिए? वजीर खान ने पूछा, वो मकान बड़ी बरकत वाला है। उस मकान में आते ही मुनीर के हालात बदल गए, दुकान चल निकली, हजारों का कारोबार हो गया, चलती हुई दुकान है, वही दुकान तुम करोगे तो तुम कमाओगे, जरा सोचो तो। हिकमत बेगम ने कहा, तुमने जो प्रोग्राम बनाया है क्या ऐसा ही होगा? अरे अल्लाह की बंदी, बंदा अपने नसीब का खाता है, कमाता है। जिस घर से और दुकान से उसने कमाया है जरूरी नहीं कि मैं भी कमा लूंगा, मुझे मेरे नसीब का मिलता है, इज्जत की रोटी खाते हैं, यही बहुत मेरे मौला का करम है। वजीर खान बोले, मगर हिकमत उनकी बात से जरा भी कायल ना हुई, उसकी खोपड़ी में बस एक बात बैठ गई थी और वो उस मकान को हर हालत में हासिल करना चाहती थी। तुम पर तो ऐसा लगता है कि उल्लू की लकड़ी फेर दी है, भैया की मोहब्बत में अपनी औलाद को भी भूल गए हो, मगर मैं नहीं भूली। वो मकान मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मैं उसको खाली करवा कर रहूंगी। तुम मेरे और मुनीर के दरमियान ना आना, बस मैंने कह दिया है। मुनीर खान को भाभी की बातों से हसद की बू आ गई थी। उसने चौराहे पर उससे बेहतर पोजीशन पर एक धोबी के मकान का सौदा खामोशी से कर लिया और उसको गिराकर नीचे बड़ा सा गोदाम और दुकान बनाने का काम शुरू कर दिया। भाभी 2-4 दफा आई गई, भैया ने एक दफा भी मकान की बात नहीं की। देखो भाभी, मैंने मकान भैया से लिया था, लिया भी क्या था, उन्होंने खुद दिया था, तुम्हारा तो कोई दखल ना था। मैं मानता हूँ कि यह मकान भाई का है, मैं देने से इनकारी भी नहीं हूँ। भैया मकान मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, अब तुम मकान की बात ना करना। हिकमत को तो ये सुनकर पतंगे लग गए, अब तो वो मकान उसकी जिद बन गया। अरे मैं कहती हूँ, आखिर तुम गूंगे क्यों बन गए हो? आखिर कब मकान खाली करने को कहोगे? हिकमत वजीर खान की खामोशी से चिढ़ती। मुझे लगता है तू झगड़ा करवाएगी। वजीर खान बोले, इसमें झगड़े की क्या बात है, तुम्हारी चीज है, तुम वापस मांग रहे हो। हिकमत ने कहा, ये बात तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही। अरे नेक वक्त उसने उस जगह अपना कारोबार जमाया है, फिर वो इतनी आसानी से वो जमाया कारोबार किस तरह खत्म कर देगा? वजीर खान बोले, मकान उसका नहीं है, उसको खत्म करना पड़ेगा। 4 आदमी तुम्हारी तरफदारी करेंगे, उसकी कोई नहीं करेगा। हिकमत बेगम ने कहा, अच्छा इतवार को जाऊंगा, फिर बात करूंगा। इतवार दूर है, जुमा को तुम दुकान नमाज के बाद बंद करते ही हो, जुमे को बात कर लो। हिकमत ने कहा, चलो जुमे को चला जाऊंगा। वजीर खान बोले, मैं साथ चलूंगी, तुमसे बात करना तो आता नहीं, भैया को देखकर निहाल हो जाओगे। हिकमत ने कहा, मैं तेरे साथ तो जाने का नहीं। वजीर खान बोले, क्यों, मैं क्यों ना जाऊं? हिकमत ने कहा, जहां लड़ाई ना होती हो करा देगी, मैं कर लूंगा सब बात, और अगर तू गई तो फिर तू ही बात करेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कान खोलकर सुन ले। वजीर खान ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, कैसे आदमी से पाला पड़ा है, उल्टी सीधी कुछ समझता ही नहीं। हिकमत ने कहा, तू ही हकीम लुकमान की चेली है, सब कुछ समझती है, मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। हिकमत बेगम का मुंह बिगड़ गया, मगर बोली कुछ नहीं। जुमे को नमाज के बाद मुनीर खान भी दुकान बंद करते थे, घर पर ही थे। बड़े भाई को देखा तो खिल उठे, आओ भैया, बहुत दिन में शहर आए। मुनीर खान खुश होकर बोले,
अरे मियाँ आए क्या हैं, भेजे गए हैं। मैं तो आना नहीं चाहता था, मगर औरत ज़ात बड़ी बदजात होती है, उसकी खोपड़ी में जो बात घुस जाए फिर बाहर नहीं आती। वजीर खान बोले, मैं समझ गया भैया, मैंने भाभी को कह दिया था कि मकान मेरे भाई का है। मैं हर वक्त मुतालबे पर वापस करने को पाबंद हूँ, मगर वो इतनी बेचैन थी कि क्या बताऊँ। तो मैंने कह दिया था कि भाई ने दिया है, भाई बोलेंगे तो वापस करूँगा, तुम ना आना इस सिलसिले में। मुनीर खान बोले, औरत ज़ात को सब्र कहा, बात यही है जो तुमने कहा है। मुझे जल्दी नहीं है, तुम अपना आराम से इंतज़ाम कर लो, फिर बता देना। वजीर खान बोले, कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। मुनीर खान बोले, कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं। अपनी भाभी की बात का बुरा ना मानना, मैं औरत के कहने पर अपने भाई से झगड़ा तो नहीं करूँगा। वजीर खान बोले, मुनीर खान का चौराहे वाला मकान तैयार था, रंग सफ़ेदी चूना हो रहा था, मगर मुनीर खान ने नई दुकान के बारे में ग्राहकों को बताना शुरू कर दिया। ज़्यादा दूर चौराहा ना था और कारोबारी नुक्ता नज़र से नई दुकान ज़्यादा मुनासिब जगह पर थी। उसने 1 माह से भी कम वक्त लिया और दुकान को नए और जदीद तर्ज पर सजाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कांच की अलमारियाँ और शोकेस बनवाए गए। निचली मंजिल पर रहने का उसका प्रोग्राम ना था, इसलिए बहुत बड़े बड़े गोदाम निकल आए थे। ऊपर जाने का जीना गली की तरफ था। फिर उसने उर्दू और हिंदी में दुकान के ऊपर बड़ा सा बोर्ड भी लगवा दिया था। एक पुरानी साइकिल को रंग रोगन करके बाहर स्टैंड पर लटका दिया था। अब उसकी दुकान पंचर लगाने और मुरम्मत का काम करने की दुकान न थी। वो मार्केट से पूरी नई साइकिलें और पुर्जे खरीद लाया था, मगर एक किनारे उसने एक मिस्त्री भी रख दिया था ताकि चलता हुआ काम भी वापस ना जाए। उसके रेट भी बहुत मुनासिब थे, उसकी साख भी थी। पुरानी दुकान से यहाँ पर शिफ्ट होने में उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई और उसकी दुकानदारी पर असर भी नहीं पड़ा। नए सामान की फरोख्त अलबत्ता बढ़ गई। मुनीर खान ने मकान भी खाली कर दिया और दुकान के ऊपर मकान में शिफ्ट हो गया। उसके कारोबार में फ़र्क ना आया, इखलाक अच्छा था और शरह मुनाफा भी निहायत मुनासिब था। दूर दूर के गाहक उसके पास आते थे। वजीर खान ने अपने गांव की दुकान बंद कर दी और मुनीर खान वाली दुकान में बैठ गए, मगर मुनीर खान वाली बात पैदा ना हो सकी। मुरम्मत का काम और छोटा मोटा काम अलबत्ता आता रहा। घर का गुजारा होने लगा। वजीर खान के बच्चे भी ज़्यादा थे और अखराजात मुनीर खान के मुकाबले में ज़्यादा थे। उनके 2 लड़के भी दुकान पर काम करने लगे थे, मगर मुनीर खान ने ज़्यादा सरमाए से कारोबार शुरू किया था। दूसरा, उनकी दुकान चौराहे पर थी, हर तरफ का आदमी टकराता था, टांगों का अड्डा भी था, हर वक्त भीड़ रहती थी। वजीर खान तो खुश थे कि मेरे भाई का कारोबार फैल रहा है, वो खूब कमा रहा है, मगर हिकमत बेगम के सीने पर सांप लौट रहे थे। उसको ये गम खाए जा रहा था कि मुनीर खान अब भी हमसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है। हिकमत बेगम के हाथ वो दौलत आते आते रह गई जो मुनीर खान कमा रहे थे। वही दुकान, वही घर और मुनीर खान से ज़्यादा तजुर्बा, मगर फिर भी वजीर खान पीछे। हिकमत बेगम अपनी झुंझलाहट वजीर खान पर ही उतार दी। मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा हुआ, हम तो वहीं खड़े हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम ही निखट्टू नकारा हो गए हो। अरे अब तो वो और ज़्यादा कमा रहा है। लड़के बता रहे हैं 3-3 मुलाजिम दुकान पर हैं, हर वक्त भीड़ लगी रहती है, नई नई गाड़ियाँ जोड़कर बेच रहा है, और तुम हो कि अब तक पंचर ही लगा रहे हो। हिकमत बेगम ने नाक सिकोड़कर कहा। वजीर खान ने गुस्से से बीवी की तरफ देखा और कहा, तू जल जल कर मर जाएगी। याद रख, तू जितनी उसको देख देख कर जलेगी वो उतना ही तरक्की करता जाएगा। तेरी रोज रोज की बकबक मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली। तेरे पास रहूंगा तो तू बाज नहीं आएगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वापस गांव जा रहा हूँ। तूने मारे हसद के मुझे यहाँ पर बुला लिया था, मगर नादान औरत, तू नहीं जानती कि तकदीर सबकी अलग अलग होती है। मैं मुनीर की तकदीर का नहीं ले सकता। दुकान खुली है, दोनों लड़के उसको चलाएंगे। मैं अपनी पुरानी दुकान पर जा रहा हूँ, और कान खोल के सुन ले, मेरे पास तू ना आना, और आए तो वापसी का हरगिज ना कहना। वजीर खान ने एक सांस में सारा गुबार निकाल दिया। हाय हाय, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अकेली पड़ी रहूंगी यहाँ पर? वो बोली, तुझे शहर में रहने का बड़ा शौक है, दूसरों को देखकर जलती रह। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। अच्छी भली आमदनी थी, चैन से गुजारा हो रहा था, मगर तेरे पेट में तो मुनीर को देख देख कर मरोड़ हो रही थी। देख लिया, मकान और दुकान लेकर क्या हुआ? आज भी वो आगे है। देखो शकूर के अब्बा, तुम हार गए, मगर मैं नहीं हारी। तुम गाँव ना जाओ, बस खामोश तमाशा देखते रहो। हिकमत ने कहा, अब आगे तू क्या करेगी ये तो बता जरा। वजीर खान बोले, जो करूंगी तुम्हारे सामने करूंगी, तसल्ली रखो। हिकमत बेगम ने कहा, तुझे अब तक अकल नहीं आई? वजीर खान ने कहा, अरे मियाँ, अब तो आई है अकल, अब तक तो मैं तुम्हारी अकल पर चलती रही हूँ। हिकमत ने कहा, जरूर कोई नई चाल होगी, मैं तेरी किसी चाल में साथ नहीं हूँ, इसलिए गाँव जा रहा हूँ, ताकि अगर कुछ बदनामी नेक नामी हो तो मेरा तो कोई नाम न ले। वजीर खान बोले,
देखो शकूर के अब्बा, तुमने जिंदगी में सिर्फ इतना कमाया कि पेट भर गया। मैं अच्छे दिनों के इंतजार में उधेड़ हो गई, मगर तुम्हारी पुरानी आदत फिर ना गई। हिकमत ने कहा, अरे नाशुक्री, अल्लाह ने पेट भर दिया, क्या ये कम है? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने भूखे पेट उठाया मगर सुलाया नहीं। वजीर खान बोले, मगर मेरे लिए यह काफ़ी नहीं है। तुम्हारे साथ के लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? हिकमत ने कहा, मैं कितनी बार तुझे बताऊं कि हर आदमी अपनी किस्मत साथ लाता है। वजीर खान बोले, इंसान को तदबीर भी करना पड़ती है, फिर तकदीर बदलती है। हिकमत बेगम ने कहा, तू तदबीर कर, मैं गांव जा रहा हूँ। मैं तेरे करतूत की जवाबदेही के लिए तैयार नहीं हूँ। जो कुछ तू करेगी खुद जिम्मेदार भी होगी। और वजीर खान ने गांव की पुरानी दुकान फिर खोल ली। हिकमत बेगम अकेली रह गई। लड़के ज़्यादा बड़े ना थे। शकूर 15 साल का और ज़हूर 12 साल का था, मगर दोनों ने दुकान बंद न की। हिकमत बेगम ने पैंतरा बदल लिया। मुनीर खान से जीतना बहुत मुश्किल था। दूसरा, उसका शौहर ही उसका साथ छोड़ गया था। उसके अंदर तो हसद और जलन की भट्टी जल रही थी। मुनीर खान के ठाठ देख देख कर उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। अब उसने मुनीर खान की बीवी अलमास बेगम के पास जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। गांव में और उसके बाद भी उसने कभी अलमास को इस काबिल नहीं समझा था कि उससे मिलती, मगर अब जंग किसी और तरीके पर लड़ी जा रही थी। अलमास बेगम को जरा उसके आने का ताज्जुब तो हुआ, मगर उसने जाहिर नहीं किया। ए बहन, पानी पर लाठी मारो तो क्या पानी जुदा होता है? बस बहुत दिनों से आने का सोच रही थी, अब जाके मौका मिला। तुम जानो, घर के बखेड़ों से फुर्सत कब मिलती है? हिकमत हंसकर बोली, बात तो ठीक है, मगर बिला वजह तो कोई नहीं आता। अलमास ने कहा, देवरानी और जेठानी का मिलना बिला वजह भी हो सकता है। बस याद आ गई और मैं आ गई। आपा, इतने दिनों के बाद आपको मेरा ख्याल आ गया, ये भी गनीमत है। अलमास ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन, अपने फिर अपने होते हैं, लाख ना मिले दूर रहें, मगर रिश्तेदारी तो कायम रहती है, मोहब्बत भी दिल के अंदर जरूर रहती है। हिकमत ने कहा, पता नहीं आपा, आप सच कह रही हैं कि मेरा दिल रखने को कह रही हैं। मैं गांव में थी, तुम्हारे देवर खेत में काम करते थे। उस वक्त मेरे पास न शहर से न गांव से कोई आता था। किसी को याद नहीं था कि अलमास भी कोई है। जब से शहर आई हूँ और इनका कारोबार चमका है, बहुत रिश्तेदार खुद ब खुद पैदा हो गए हैं। खैर खैरियत पता करने रोज आ रहे हैं। अलमास ने एक तेज निश्तर हिकमत को चुभो दिया। हिकमत ने अलमास की बात सुनी, वो कटकर रह गई, मगर औरत थी और किसी मतलब को जहन में रखकर आई थी। अगर कोई और मौका होता तो अलमास की चुटिया उसके हाथ में होती। उसने मुस्कुराकर अलमास का निश्तर बर्दाश्त किया और बोली, बहन, ये वक्त वक्त की बात है, तुम मानो ना मानो, मगर अपनों का एक मुकाम होता है, जरूर होता है। आपका भी हमारी नज़र में एक मुकाम है। अलमास ने फिर तीर चलाया। अलमास के तीर हिकमत के सीने के आर पार हो रहे थे, मगर वो बर्दाश्त कर रही थी। ये तुम्हारी लड़कियां नजर नहीं आ रही? हिकमत ने सिमत बदली। पढ़ने गई हैं दोनों। अलमास ने कहा, ए हे, क्या स्कूल में डाल दिया है? हिकमत हैरत से बोली, हाँ, तुम्हारे देवर ने दाखिल करा दिया है। अलमास बोली, लो, ये नई बात हो गई, लड़कियां पढ़ने जाने लगी हैं। हिकमत ने हस्बे आदत जल्दी से कहा, क्यों, इसमें क्या खराबी है? तुमने तो अपने लड़कों को भी नहीं पढ़ाया, अपनी तरह ही रखा। मेरी लड़कियां मेरी तरह ना रहें, इसलिए मैंने उनको स्कूल भेजा है। अलमास बोली, अच्छा है, चलो खानदान में कोई तो पढ़ा लिखा हो। हिकमत ने फिर पलटा खाया। अब हिकमत हर दूसरे रोज आने लगी। दिन में आती तो रात तक खाना खा के जाती। दिन भर पान दान सामने रखकर पान चबाती रहती। अलमास मुरव्वत में उसकी खातिर करती और वो मौके की तलाश में रहती। हिकमत नौलखा बाजार भी रोज जाती। वहां पर एक बुआ असमत थी, उन पर सवारी आती थी। बुआ असमत का कमरा अगरबत्तियों की खुशबू से महक रहा था। बुआ एक चौकी पर सर रखकर बैठी थी। उसके चारों तरफ औरतें बैठी थीं। बुआ के सर के बाल खुले थे और उनका चेहरा उनमें छुपा हुआ था। बुआ जवान औरत थी, मगर सब अदब से उनको बुआ कहते थे। सब औरतें एक एक करके बुआ के पास जा रही थीं। बुआ के कान में अपना मतलब बयान कर रही थीं और बुआ उनकी मुश्किल का हल उनको बता रही थी। पूरे 2 घंटे के बाद हिकमत बेगम का भी नंबर आ गया। हिकमत ने बुआ के कान के पास जाकर मुंह ले जाकर कुछ कहा। बुआ ने जलाली आवाज में कहा, तूने शौहर को भगा दिया, अकेले कुछ नहीं कर सकती, पहले अपना घर तो देख, फिर दूसरे काम होंगे। तो बुआ, शौहर को किस तरह लाऊं? हिकमत ने पूछा। अरे तू औरत कैसी है, मियाँ को नहीं मना सकती? बुआ ने कहा, कोई तरकीब तो बताओ। हिकमत ने कहा, बहुत तरीके हैं, जरा गौर कर, शौहर किस बात से खुश होता है, याद कर। तू उसको खुश करेगी तो वो तेरी खुशी की खातिर सब कुछ करेगा, फिर तेरी दिली मुराद पूरी होगी। बुआ ने कहा। और हिकमत वजीर खान के पास गांव रवाना हो गई। वजीर खान ने देखा तो जरा हैरान हुए। आज कैसे याद आ गई? वो बोले, तुम भूल गए तो क्या, मैं भी भूल जाती।
हिकमत हंसकर बोली, ताज्जुब की बात है। वजीर खान बोले, तुम मुझे अब तक नहीं समझ सके। हिकमत बोली, शायद तुमने ठीक कहा है। वजीर खान बोले, बीवी कैसी भी हो, उसकी जुबान कितनी ही तल्ख हो, अंदर से मियाँ को चाहती ही है। तुम भी मुझे ऊपर ऊपर से देखते रहे हो, कभी अंदर भी झांक लिया होता, फिर शिकायत ना करते। वो हंसकर बोली। वजीर खान के लिए ये नई बात थी, हिकमत बेगम और ऐसी खूबसूरत बातें। उनको यकीन नहीं आ रहा था। तुम वाकई वही हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? वजीर खान बोले, मैं हिकमत हूँ, अपनी जुबान और हठधर्मी पर शर्मिंदा हूँ। अब तो मेरे साथ चलो, देखो इनकार न करना वरना मैं रो दूंगी। हिकमत नाज से बोली और फिर शोले ने एक आह भरी और आदम के बेटे को फिर चक्कर में डाल दिया और वजीर खान फिर बेगम के साथ वापस आ गए और दुकान पर काम करने लगे। दूसरे ही दिन हिकमत नाश्ते पर मियाँ से बोली, मैं मुनीर और अलमास की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। वजीर खान ने हैरत से सुना और बोले, मैंने जो सुना है वही तुमने कहा है कि कुछ और कहा है? ज़रा दोबारा तो कहना। हाँ जी, मैं मुनीर और अलमास के पास जा रही हूँ। हैरत क्यों हो रही है? वो मुस्कुराकर बोली, ये तो पत्थर में जोंक लग गई, ऐसा लगता है। वजीर खान बोले, अब तो लग ही गई है, अपनों से कौन जुदा होता है? हिकमत ने कहा, तुम तो उन दोनों के नाम सुनने की रवादार न थी, फिर एकदम पलटा कैसे खा लिया? मेरे लिए बात हैरत की तो है, वो जो किसी ने कहा है बैठा रह निमाजी, उसमें भी जालसाजी। वजीर खान बोले, तुम बेशक जो दिल करे कहो, आखिर कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ता है, हर जगह तो सूखी लकड़ी नहीं बना जाता। मैं किससे मिलूं? मेरे मैके वाले हजारों कोस दूर हैं। हिकमत बोली, अरे तो बस इस बात पर नाखुश थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। हैरत इसलिए हो रही थी कि तुमने देर में सोचा, मगर ठीक सोचा। वजीर खान बोले, और हाँ, तुम भी वक्त निकाल के मुनीर से मिल लिया करो, आखिर तो वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसके बुजुर्ग हो। हिकमत ने कहा, आज चांद और सूरज दोनों दिन में नजर आ रही हैं और कसम से पहले से ज्यादा अच्छी नजर आ रही हो। वजीर खान जोर से हंसकर बोले, अच्छा बंद करो ये चौंचले, अब हमारी उम्र इन कामों की रही नहीं। हिकमत के लबों पर मुस्कुराहट थी। कहते हैं घोड़ा और मर्द बूढ़ा नहीं होता। वजीर खान बोले, मगर औरत तो होती है बूढ़ी। हिकमत बोली, अगर तारीफ का चारा उसको मिलता रहे तो 60 साल की भी जवान बनने की कोशिश करती है। वजीर खान जोर से हंसकर बोले, अरे कुछ तो ख्याल करो, आज तुमको हुआ क्या है? हिकमत ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुमने बहुत दिन के बाद बड़ी माकूल और अक्लमंदी की बात की है, इसलिए प्यार आ रहा है। वजीर खान खड़े होकर बोले। हिकमत बेगम ने अपनी कामयाबी पर जोर का कहका लगाया और बोली, अब हटो भी। बुआ का कमरा भरा हुआ था, एक एक करके औरतें उनके करीब जा रही थीं और अपनी अपनी मुश्किलात बयान कर रही थीं। बुआ कभी जोर से कभी कान में उनकी मुश्किलात का हल बता रही थीं। बुआ का चेहरा लाल भभोका हो रहा था, कमरे में लोबान की खुशबू भरी हुई थी। हिकमत अपनी बारी के इंतजार में बैठी थी। एक जवान लड़की बुआ के करीब थी। बुआ ने उस लड़की की बात सुनने के बाद जोर से कहा, मैंने पहले भी कहा था, नहीं होगी नहीं होगी, जिद करेगी तो नुकसान तेरा ही होगा। लड़की ने बुआ का हाथ पकड़कर कहा, बुआ तुम मेरी मदद करो तो हो जाएगी। हाँ हो तो जाएगी, मगर वो सख्त नाकारा है, तुझे जिंदगी भर रुलाएगा। तुझे जो नजर नहीं आ रहा मुझे तो नजर आ रहा है। मैं तेरे भले को कह रही हूँ कि अम्मा बाबा का कहा मान ले, कोई झगड़ा खड़ा मत कर, बहुत बदनामी होगी और तेरा भला फिर भी नहीं होगा। जा, अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं। लड़की सर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। फिर एक औरत ने बुआ के कान में कुछ कहा तो बुआ ने जवाब दिया, तेरा मर्द इतना बुरा नहीं है, उससे मोहब्बत से पेश आया कर, ठीक हो जाएगा, अब जा। औरतें आती रहीं जाती रहीं, बुआ उनको मशवरे देती रहीं। औरतें उनके डब्बे में कुछ न कुछ डालती रहीं और फिर हिकमत बेगम का नंबर आया। तेरा मर्द तुझसे राजी हो गया? बुआ ने पूछा। हाँ बुआ, अब तो खुश हूँ। हिकमत ने पूछा, अब तू क्या चाहती है? बुआ ने पूछा। बुआ मेरे हालात मुनीर खान मेरे देवर से ज़्यादा ख़राब हैं, वो हज़ारों कमा रहा है, मेरा मियाँ बस दाल रोटी कमाता है, मेरे दिन भी फेर दे। हिकमत ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ़ औरत है, अरे उसके नसीब उसके साथ और तेरे साथ, इंतज़ार कर, आगे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। बुआ ने कहा, तो फिर मैं जलती कुड़ती रहूँगी, तुम कुछ तो करो। हिकमत ने कहा। बुआ ने लाल लाल आंखें उसकी तरफ की और बोली, किसी का बुरा करना मेरा काम नहीं है, तू अपनी फितरत को बदलने की कोशिश कर, किसी को देखकर हसद ना कर, खुद को राह रास्त पर रख, तू बेसब्री औरत है, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जा भाग जा, अब दोबारा कभी ना आना। हिकमत गर्दन झुकाकर कमरे से निकल आई। ये बहुत बड़ी नाकामी थी, अब मैं क्या करूं? एक आसरा नजर आ रहा था, ये बुआ तो कुछ और ही निकली। गालिबपुरे में उसकी एक पड़ोसन थी, दूसरे रोज वो उसके पास चली गई।
अरे आओ आओ हिकमत, बहुत दिन के बाद आई, मरियम ने कहा। अरे बहन क्या बताऊं, घर के बखेड़े कब आने देते हैं, हिकमत ने कहा। हाँ ये तो है, मरियम ने कहा। कहो कैसे आना हुआ। अरे वो 9 लखा वाली बुआ के चक्कर लगा रही थी, आखिर में उन्होंने भगा दिया, हिकमत ने कहा। अरे तो काम क्या था ये तो पता चले, मरियम ने पूछा। मेरे मियाँ का कारोबार देवर से बढ़ाए मैं देवरानी के से ठाट करूं, ये तमन्ना है, और अगर ऐसा ना हो तो देवर भी मेरी तरह हो जाए, हिकमत ने कहा। बड़ी खतरनाक ख्वाहिश है तेरी, मरियम ने कहा। अब क्या करूं, ये तो है, तेरे पास आई हूं, तू ही बता कोई ऐसा है जो ये काम कर दे, हिकमत ने कहा। तू बुआ को नहीं जानती, वो ऊपर से जैसी बातें करती है वैसी नहीं है। उसके 2 रूप हैं, दिन का रूप अलग और रात का अलग, मगर ये किसी किसी को पता है। तू मेरे साथ रात को उसके पास चल, फिर तू बुआ का असल रूप देख सकेगी। तूने जो रूप देखा है वो असल नहीं है। ले, तूने तो नहीं छोड़ दी, हिकमत ने कहा। अपनी आंखों से देख लेगी, फिर तू मेरी बात का यकीन करेगी, मरियम ने कहा। ठीक है बोल, कब चलेगी, हिकमत ने पूछा। आज तो मैं नहीं जाऊंगी, तू ऐसा करना कि कल रात को मगरिब के बाद आ जा, फिर इशा से पहले, और सुन किसी को पता न चले कि तू कहाँ जा रही है। दूसरे दिन मगरिब के खत्म होते ही हिकमत मरियम के घर थी। मरियम उसका ही इंतजार कर रही थी। मरियम ने जल्दी से बुर्का ओढ़ा और अपनी लड़की को बोली, मैं जरा मंडी जा रही हूँ, घर का ख्याल रखियो, तेरे अब्बा आ जाए तो खाना दे दीजियो, और पूछे तो बतला भी दीजियो। और दोनों दरवाजे से बाहर आ गई और तांगा पकड़ के बुआ के घर की तरफ रवाना हुई। बुआ का आस्थाना रात को बंद होता था। मरियम ने दरवाजा बजाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। पूछा किससे मिलना है, मरियम ने कहा बुआ से मिलना है। औरत बोली सुबह आना, वो रात को नहीं मिलती, तुम उनको कहो मरियम 9 लखा वाली आई है, जरूरी काम है। औरत ने कहा अच्छा आप जरा ठहरो, मैं बताती हूँ। चंद मिनट के बाद वो वापस आ गई और बोली आ जाओ, बुलाती हैं। अंदर घर बहुत बड़ा था। घर के बाद कई कमरे नजर आ रहे थे, निहायत साफ सुथरे कमरे। औरत एक दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली वहां है, चली जाओ। मरियम ने दरवाजे पर पहुंचकर कहा आ जाऊं बुआ। अंदर से आवाज आई आ जाओ। दोनों अंदर चली गईं। कमरे में 2 बड़े बड़े लैंप रोशन थे। एक बहुत बड़ा पलंग एक तरफ पड़ा था, उस पर एक सफेद रंग की चादर पड़ी थी। बड़े बड़े 2 तकिए रखे थे और एक औरत एक कुर्सी पर बैठी सिंगार कर रही थी। उसके सामने बहुत बड़ा आईना रखा था और बड़े कीमती जेवरात रखे थे। हिकमत ने नहीं पहचाना कि ये कौन है, मगर मरियम उसके सामने अदब से खड़ी हो गई। तुझे रात को क्या जरूरत पड़ गई मरियम, बुआ ने कहा। बस क्या बताऊं जहानी बेगम, काम है तो आई हूं, मरियम ने कहा। अभी तो मैं जहानी हूं, फिर भी बताओ, जहानी ने कहा। ये औरत आई थी बुआ के पास, उन्होंने हस्बे दस्तूर इनको मशवरा दिया था, मगर इनका काम तो नहीं हुआ। तुमको तो पता है बुआ का तो यही दस्तूर है। आपका कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या, मरियम ने पूछा। नहीं तो जाऊंगी कहाँ, बुआ का इस्तकबाल करने की तैयारी है ये तो, जहानी ने कहा। बुआ का इस्तकबाल इस तरह, मरियम हैरत से बोली। हाँ, बुआ कोई औरत नहीं है, वो मेरा मर्द भी है, मगर तुम किसी को ना बताना, वरना तुम्हारा घर तक उखाड़ कर फेंक देगा वो। ताज्जुब की बात है, हम सब तो जनानी समझते थे, मरियम ने कहा। तुम अब भी यही समझ लो, जुबान पर बात आई कि तुम पर तबाही आई, मेरी जुबान से निकल गया है तो सजा भी मुझे मिलेगी, मगर मैं तो अब आदी सी हो गई हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। नहीं नहीं, मेरी जुबान पर तो ताले हैं। और तुम भी सुन लो हिकमत बेगम, जहानी ने जो कहा है उसको याद रखना। अब तुम ही अपना दुखड़ा बयान करो, मरियम ने कहा, और हिकमत ने अपना मद्दुआ बयान कर दिया। अच्छा अब तुम जाओ, मैं बुआ से कह दूंगी, तुम कल रात 9 बजे आ जाना, जवाब मिल जाएगा, जहानी ने कहा। काम हो तो जाएगा, हिकमत ने पूछा। अरे वो तो इन कामों का ही बना हुआ है, उसके लिए कौन सा मुश्किल है, फिक्र ना करो, जाओ। बाहर आकर हिकमत ने कहा, जहानी तो बड़ी खूबसूरत औरत है, दिन में तो ऐसी नजर नहीं आती, इसका चेहरा तो बालों में छुपा रहता है, नजर कब आता है, मरियम ने कहा। यह बुआ आखिर कौन है, हिकमत ने आहिस्ता से पूछा। मरियम ने मुंह हिकमत के कानों के पास किया और बोली, यह जहानी बेगम का आशिक जिन है। तूने देखा नहीं कि कैसी तैयारी कर रही थी उसके इस्तकबाल की, और कैसे खूबसूरत और कीमती जेवरात उसके सामने पड़े थे। हिकमत ने कहा, ये सब वही ला कर देता है, मगर हिम्मत है जहानी बेगम की, ये तो कहना पड़ेगा, मरियम ने कहा। कल तू ऐसा करना, मेरे पास 8 बजे आ जाना, तांगा करके आना, मैं उसमें तेरे साथ आ जाऊंगी, और दुआ करना वो तैयार हो जाए। जहानी के दरवाजे पर रात 9 बजे दोनों मौजूद थीं। कमरे में जहानी दुल्हन बनी मौजूद थी। वो दोनों उसके सामने पहुंची तो जहानी ने मर्दानी आवाज में कहा, अब बोल हिकमत बेगम, क्या मामला है। हिकमत ने सब बता दिया तो जहानी ने कहा, ठीक है काम कर दूंगा, मगर मुझे क्या मिलेगा इस काम के बदले, आपको क्या चाहिए आप बताएं।
अच्छा, मैं फिर कभी बताऊंगा, मगर तुमको मेरा काम पूरा करना होगा। अगर ना किया तो तुम्हारा हशर और ज्यादा खराब होगा। सोच लो, ये अंधा सौदा है। जहानी ने कहा, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी, मगर मेरा काम कर दो। हिकमत ने कहा, ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना, कल से तेरे काम की इब्तदा करता हूँ। जहानी ने कहा। आज हिकमत की खुशी का दिन था। वो बहुत खुश घर आ गई। दूसरे दिन पता चला कि मुनीर खान का मुलाजिम जो दिन भर की बिक्री की रकम रखता था, सब माल लेकर भाग गया है। अब इस तरह के नुकसानात रोज होने लगे। घर में आग लग गई, गोदाम में चोरी हो गई, हर रोज कुछ न कुछ होने लगा। और फिर एक लड़की पर दौरे पड़ने लगे, बीवी बीमार हो गई और मुनीर खान का शहराजा बिखरने लगा। एक तरफ कारोबार की बर्बादी, दूसरी तरफ घर की तबाही। मुनीर खान ज़हनी और माली मुश्किलात में मुब्तला हो गए। 1 साल के अंदर अंदर उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो आगरा शहर छोड़कर जाने पर तैयार हो गए और दिल्ली जाने के बारे में सोचने लगे। मगर जाने से पहले वो दिल्ली के हालात देखने दिल्ली आए और मेरी मुलाकात जुमा की नमाज के बाद उनसे हुई। मुनीर खान ने अचानक उनके कारोबार और घरेलू हालात बिगड़ने की दास्तान सुनाई। बात थी भी हैरत की। लाखों का कारोबार 1 साल में बर्बाद हो गया। दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। औलाद की तरफ से अलग फिक्र लगी हुई थी। मैं उनको लेकर अपने मतब में आ गया। यहाँ पर रोलुका मौजूद था। मैंने सारे हालात रोलुका को बताए तो रोलुका ने कहा, अगर ये बर्बादी कुदरत की तरफ से है तो आप कहीं भी जाएं, हालात दुरुस्त नहीं होंगे, और अगर किसी ने शरारत की है तो उसको वहीं पर देखा जा सकता है। आप अपना ठिकाना क्यों छोड़ते हो? मेरा ख्याल है हकीम साहब के सारी गड़बड़ कराई गई है, मगर कौन ऐसा करेगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये सारी मुसीबत अचानक आई है और मुतवातिर आ रही है। अगर मैं वहां रहा तो डर है कि अब मुझ पर, मेरी औलाद पर, बीवी पर आएगी, क्योंकि माली तौर पर तो मुझको बर्बाद कर दिया गया है। अब हमारी जिंदगियों की बारी है। आपका ख्याल दुरुस्त हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आप फिक्र न करें, हर मर्ज का इलाज है। आप बेफिक्र होकर जाएं, मुझे पता दे दें, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। आप मेरा इंतज़ार करें और कोई कदम पहले से ना उठाएं, रोलुका ने कहा। और मुनीर खान वापस आगरा आ गए। अब क्या इरादा है? उनकी बीवी अलमास ने पूछा। एक साहिब आने वाले हैं, उनके आने के बाद फैसला करूंगा, मुनीर खान बोले। और उनके आने तक मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? वो बोली, अल्लाह पर भरोसा कर, नेक वक्त सब ठीक हो जाएगा। अच्छे दिन ना रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, मुनीर खान ने जवाब दिया। तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर बड़ी की हालत गिरती ही जा रही है। अचानक पागलों किसी हरकतें करने लगती है, अलमास ने बताया। अब जरा सब्र कर, वो बहुत बड़े हकीम हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। 2 रोज के बाद रोलुका आगरा आ गया। उसने आते ही लड़की का मुआयना किया और कुछ दवाएं दे दी। मैंने लड़की को देखा तो कुछ बीमार नजर न आई। मुझे उस वक्त शक हो गया कि मामला कुछ और है। मैंने दुकान और घर पर पहरे लगाए और रात का इंतजार करने लगा। रात में कुछ ना हुआ, फिर पूरा दिन भी गुजर गया। मेरे हरकारे ने बताया कि एक जिन घर में आने की कोशिश में था, मगर फिर वापस चला गया। मैं उसके साथ लग गया। वो एक घर में चला गया और फिर वापस ना आया। दूसरे दिन रोलुका बुआ के आस्थाने पर मौजूद था। उसके 2 पहरेदार उसके साथ थे। आस्थाने के बाहर मौजूद रहे। रोलुका रूपोशी की हालत में आस्थाने के अंदर चला गया। एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर पड़े थे, वो औरतों से बातें कर रही थी और उनको बज़ाहिर बड़े नेक और अच्छे मशवरे दे रही थी। औरतें सब चली गईं तो वो औरत घर में चली गई। रोलुका उसके साथ रूपोशी में था। उसने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कपड़े बदलने लगी और फिर रात की तैयारी करने लगी। रोलुका ने उसके किसी काम में मदाखलत नहीं की। रात 12 बजे एक जवान उसके पास आ गया और बोला, मेरा ख्याल है तुम थक गई हो, ऐसा करो ये आस्थाना बंद कर दो, मुझे कुछ खतरे की बू आ रही है। मेरा तो कुछ नहीं होगा, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, तुमसे भी बड़ा कोई खतरा हो सकता है, तुम तो पूरे के पूरे खतरा ही हो। औरत ने कहा, देखो जहानी, एक से बढ़कर एक पड़ा है। मैंने मुनीर खान वाला काम करके महसूस किया है कि खतरा मेरे भी करीब आ रहा है, इसलिए कहता हूँ आस्ताना बंद कर दो और आगरा से जाने की तैयारी करो। बुआ ने कहा, देखो बुआ, तुम जाते हो तो जाओ, जब तुम्हारे लिए खतरा ना हो आ जाना, मैं तुम्हारी खिदमत को हाजिर होंगी, मगर आगरा छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। जहानी ने जवाब दिया, मुझसे बेवफाई करोगी? बुआ ने पूछा। नहीं, तुमसे बेवफाई का मैं सोच नहीं सकती, तुम ऐसा ख्याल भी दिल में ना लाना, जहानी बेगम ने कहा। फिर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं, क्यों मेरा साथ छोड़ रही हो? बुआ ने पूछा। मैं कहाँ साथ छोड़ रही हूँ, तुम रहो मेरे साथ, मैं हाजिर हूँ खिदमत को, जहानी ने कहा। मगर मेरे लिए यहाँ के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बुआ ने कहा, तुम्हें वहम हो गया है, तुमको कौन छेड़ेगा, तुम तो खुद बहुत बड़ी आफत हो, जहानी ने कहा। तुमको पता नहीं है,
मैं 2-3 रोज से अपने इर्द गिर्द कुछ महसूस कर रहा हूँ, मगर मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या शय है। मैं जब ये नहीं जानता कि वो क्या चीज है तो बताओ उसका मुकाबला क्या करूं? बुआ ने कहा, तो फिर अपने किसी बड़े से मुलाकात कर लो, उनको अपनी मदद को बुला लो, तुम तो बहुत हो। जहानी ने कहा, आज के दौर में सब अपने अपने कामों में लगे हैं। दूसरी बात, मेरे बड़ों को मेरा तुमसे मिलना सख्त नापसंद है। वो मेरी कोई मदद करने की बजाय खुश होंगे। मेरे पास सिवाय फरार के कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं रह सकता, इसलिए तुमको मेरे साथ चलना होगा। जबरदस्ती करोगे? अपनी मोहब्बत पर जबरदस्ती तुम कर लोगे? जहानी ने पूछा। तुमको मैं नहीं छोड़ सकता, बुआ ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जहानी ने कहा। मैं जानता था तुमको भी मेरी आदत पड़ चुकी है, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, बुआ ने जवाब दिया। बोलो कहाँ का इरादा है? जहानी बेगम ने पूछा। बाहर तो आओ, फिर बताता हूँ, बुआ ने खुश होकर कहा। जहानी उठ खड़ी हुई और दोनों दरवाजे की तरफ चले गए, मगर दरवाजे पर जाकर बुआ खड़ा हो गया और बोला, ये तो बंद है। वो खिड़की पर गया और पलट कर आ गया। जहानी ने पूछा, क्या हुआ? सब रास्तों पर सख्त पहरा है और पहरेदार भी नए नजर आते हैं, बुआ ने कहा। तो फिर आप कैसे निकलेंगे? जहानी ने पूछा। अब तो कैद में हैं, बाहर जाना मुश्किल है, बुआ ने कहा। तुम तो खुद इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो, कुछ तो करो, जहानी ने कहा। मैं किसके खिलाफ करूं? कोई नजर आए तो करूं? उसने तो अपना काम कर दिया है, मैं अंदर कैद हूं, अगर कोई सामने आए तो बात हो। रोलका ने पहरेदारों को होशियार रहने का इशारा किया और मुनीर खान के पास आ गया। 3 दिन मुतवातिर वो जहानी के घर नहीं गया। बुआ का आस्ताना बंद हो गया। बुआ और जहानी एक कमरे में कैद थे, उनके पास ना गिज़ा थी ना पानी। 3 दिन के बाद रोलका उस कमरे में मौजूद था। जहानी का चेहरा जर्द था, होंठों पर पिपड़ी जमी थी। भूख और प्यास की शिद्दत से इस कदर कमजोरी थी कि खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। फिर एक सुराही पानी उसके सामने अचानक आ गया और वो लपककर उसकी तरफ बढ़ी और उठाकर मुंह से सुराही को लगा लिया। पानी ठंडा था, पीकर उसको बड़ा सुकून मिला। वही सुराही उसने बुआ की तरफ बढ़ा दी। बुआ ने सुराही हाथ में पकड़ी और कहा, कौन है तू? कोई आवाज नहीं आई तो वो फिर बोला, मैं मानता हूं तू बड़ी ताकत वाला है, पर तू कौन है? रोलका उसके करीब खड़ा मुस्कुराता रहा। वो सुराही से सवालात करता रहा और फिर दीवानों की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगा। जहानी के सामने एक नाश्तादान आ गया। उसने हैरत से उसको देखा और दौड़कर उसको उठा लिया और खोलकर खाने लगी। उसने बुआ को भी नहीं पूछा। भूख बड़ी खुदगर्ज होती है, इंसान को सिर्फ अपना खाली पेट नजर आता है। जब पेट में अनाज का दाना आ जाता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और हवास काम करते हैं। जहानी का पेट भर गया तो उसने बाकी खाना बुआ की तरफ बढ़ा दिया। तेरा पेट भर गया तो तुझे मेरा ख्याल आया? बुआ ने पूछा। 3 दिन की भूख थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, जहानी ने जवाब दिया। मोहब्बत इसी का नाम है? बुआ ने पूछा। मोहब्बत का पता नहीं, मगर पेट में रोटी ना हो तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता, जहानी ने कहा। इंसान की कमजोरी रोटी है, मेरी कमजोरी नहीं है। मैं समझ चुका हूं कि तू मेरी वफादार नहीं है, तू रोटी की वफादार है, बुआ ने कहा। मैं इंसान हूं बुआ, जरा ये तो ख्याल कर, जहानी ने कहा। अब तेरा और मेरा साथ अलग अलग है, मैं मौका मिलते ही चला जाऊंगा, बुआ ने कहा। और फिर एक आवाज कमरे में आई। ये आवाज किस तरफ से आई, किसकी आई, दोनों की समझ में ये बात नहीं आई। तू कभी रहा नहीं होगा, तेरे करतूत ने तुझे कैदी बनाया है। तू कौन है, जरा सामने तो आ, बुआ ने कहा। मैं सामने अपने जैसों के आता हूँ, तुझ जैसे बदकारों के सामने नहीं आता, आवाज आई। मैं मानता हूँ मैंने अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, मुझे मुआफ कर दे। मुआफी अपने पैदा करने वाले से मांग, मुआफी उससे मांग जिसने तुझे ताकत दी, जिंदगी दी। इसके बदले में तूने उसको क्या दिया? जरा गौर कर, तू इस कमरे में कैद रहेगा और शायद पूरी जिंदगी बाहर ना आ सकेगा। आवाज बंद हो गई। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचे। मुझे एक मौका दे दे। आवाज फिर आई, मगर याद रख यह आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तौबा करता हूँ, मैं इंसानों को खिलौने समझता था, ये मेरी भूल थी। मैं तुझे आज़ादी दे सकता हूँ, मगर तुझे कुछ काम करने होंगे और जिंदगी भर करना होंगे। अगर तूने इन कामों में कोताही की तो ये ना समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा। इस कोताही की बड़ी भयानक सजा हो सकती है। आवाज आई, मैं हरगिज कोताही नहीं करूंगा, मेरा वादा है, बुआ ने कहा। और आवाज ने बता दिया कि क्या क्या काम करने हैं। ये काम 3 दिन में पूरा करना है, बोल कर सकता है? आवाज बंद हो गई। मैं जरूर करूंगा, बुआ ने जल्दी से कहा। आवाज बंद होते ही बुआ तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया। उसने जहानी की तरफ देखा भी नहीं। उसके जाने के बाद आवाज आई, तू भी अब इंसानों से दिल लगा, तेरा जोड़ा सिर्फ इंसानों से है।
सारे खेल तमाशे बंद कर दे। याद रख, भूख बहुत बुरी चीज है। तूने जरा सा भूख का मजा चखा है? मौका बार बार नहीं मिलता। तेरे लिए भी यह आखिरी मौका है। और मैं उस कमरे से बाहर आ गया। रोलका ने पूरी रुदाद सुना डाली। तो बुआ के दिल में हसरत ही रही तुम्हारे दीदार की, मैंने कहा। मैं उसके सामने आ सकता था, मगर मैंने अंदाजा कर लिया था कि ये सिर्फ शोबाज जिन है, खेल तमाशे करने वाला, जमकर लड़ने वाला नहीं है। इसके लिए इतना ही काफी होगा। फिर दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। उसके लिए मैंने उसको एक काम में मसरूफ कर दिया, और तुमने काम भी ऐसा दिया कि दिन रात फुर्सत ही ना मिले। मैंने बात काट कर कहा। रोलका जोर से हंस पड़ा। मुनीर खान ने असरे नौ फिर जिंदगी शुरू कर दी, और बहुत जल्द उसकी दुकान फिर से उसी तरह चलने लगी। वजीर खान को भाई की बर्बादी का इतना सदमा हुआ कि वो बीमार होकर मर गए। लड़कों ने शादियां कर ली और उनकी बीवियों ने सास को भिखारन बना दिया। ये कुदरती सजाएं हैं। किसी की आह कभी न कभी असर जरूर करती है। ये दूसरी बात है कि इंसान अपने किए गए गुनाहों को भूल जाता है, मगर ऊपर जो रजिस्टर है उसका लिखा हुआ नहीं मिटाया जा सकता। आदमी आलामो मुसाइब का मुकाबला करता है, और कर भी क्या सकता है, मगर मुकाबला उस सूरत में कर सकता है कि उसको तमाम सूरत हाल का इल्म हो। अगर उसकी कैफियत बेयकीनी वाली हो तो उस पर घबराहट सवार हो जाती है, और वो दलदल में फंसे आदमी की तरह हाथ पांव मारता है और ज़्यादा दलदल के अंदर धंस जाता है। मैं भी अपने बचाव की खातिर हाथ पांव मार रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि डूबना मेरा मुकद्दर हो गया है। वो उदासी से बोले। मेरे सामने एक 20-22 साल का जवान बैठा था। उसके चेहरे पर जर्दी और निगाहों में नाउमीदी साफ नजर आती थी। मैंने उससे कहा, आप अपनी रुदाद पूरी सुनाएं ताकि पूरा केस हमारे सामने आ जाए। रोलका ने कहा, हमारा तरीकाकार ज़रा अलग सा है। हम सारी बात सुनने के बाद इलाज करते हैं। ठीक है, मैं सुनाने को तैयार हूँ। वो बोला, मेरा नाम मुरारी है। मैं श्याम कुमार जिमीदार का नाजायज़ बेटा हूँ। श्याम कुमार की जिम्मेदारी अवधपुर के आगे है। ये उनकी खानदानी जागीर है। ये जागीर उनके बड़ों को अकबर बादशाह ने उनकी बहादुरी और वफादारी के बदले दी थी। पूरे 7 गांव की जिम्मेदारी थी और अब तक है। श्याम कुमार के 2 लड़के हुए। बड़े का नाम मनोहर कुमार और छोटे का नाम शंकर कुमार है, और मैं भी उनका बेटा हूँ। श्याम कुमार बड़े उसूलों के आदमी थे। उन्होंने मनोहर और शंकर दोनों को कह दिया था कि मुरारी और उसकी माँ को कभी परेशान न होने देना। मैं दोनों से बहुत छोटा था। उन दोनों ने बाप का कहा पूरा किया। हम लोग बहुत दूर के गांव में रहते थे। श्याम कुमार ने तस्लीम कर लिया था कि मैं उनका बेटा हूँ, मगर उनकी पत्नी माँ की कट्टर दुश्मन थी। अगर श्याम कुमार ना होते तो वो शायद हम दोनों को मरवा ही देती। मनोहर को पढ़ने का शौक था और वो दिल्ली में पढ़ता था। वहाँ से आता था तो भी उसके सामान में किताबें ज़्यादा होती थी। इसके मुकाबले में शंकर खेल कूद की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था। घुड़सवारी और तैराकी उसके पसंदीदा खेल थे। शिकार का बहुत शौकीन था। अपनी कम उम्री के बावजूद वो बहुत अच्छी सेहत का मालिक था, और उसकी उठान बताती थी कि वो बड़ा कड़ियल जवान बनेगा। वो मनोहर से 5 साल छोटा था, मगर कद में मनोहर के बराबर आ गया था। वो सारा दिन अपने घोड़े पर दौड़ता रहता था। उसको 7 गांव वाले जानते थे। मनोहर बड़ा था, मगर उसको कम लोग जानते थे। वो तालीम के सिलसिले में घर पर कम रहा करता था। शंकर पढ़ता था, मगर उसका एक वक्त मुकर्रर था। बाप का और माँ का लाडला भी था, मगर उसने कभी किसी को नाजायज़ तंग नहीं किया था। सब लोग उसको चाहते थे। मेरी माँ तो उसको बहुत प्यार करती थी। अरे भैया, क्या तुम दिन भर कमरे में पड़े रहते हो? कभी ताज़ा हवा भी ले लिया करो। शंकर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। पढ़ा कहाँ, पढ़ रहा हूँ, मनोहर ने जवाब दिया। अब और कितना पढ़ोगे भैया? वकालत कर चुके, जरा घूमो फिरो, ये भी तो जरूरी है। शंकर बोला, जो जो जरूरी है उस सब की लिस्ट बनाकर मुझे दे दे। मनोहर हंसकर बोला, भैया बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। शंकर बोला, अच्छा तो फिर जो खास जरूरी हो वो लिस्ट बना दे। मनोहर ने कहा, एक जरूरी बात तो अभी लिस्ट के बगैर भी बता सकता हूँ। शंकर ने कहा, अच्छा आपको याद है, बताइए। मनोहर ने कहा, भैया आप शादी कर लें, ये घर गृहस्थी के लिए ज़रूरी है। आपकी शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। भाभी आएगी, हवेली में रौनक बढ़ेगी, और जब कोई चचा कहने वाला आएगा तो मेरा तो सर ऊंचा हो जाएगा। शंकर अकड़ कर बोला, वाह वाह, सपने तुम दिन में भी देखने लगे हो। मनोहर ने कहा, मगर भैया ये सपना नहीं है, ये सब होने वाला है। शंकर ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, तू गाँव गया था? मनोहर ने पूछा। हर दूसरे दिन जाता हूँ। क्यों? शंकर बोला, मुरारी कैसा है? मनोहर ने पूछा। अरे अब तो बड़ा शरारती हो गया है, मुझसे लिपट जाता है, कहता है हवेली ले चलो। शंकर ने कहा, उसका हक है वो हवेली में रहे, मगर माताजी को कौन समझाए, वो तो उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं करती। पिताजी कह चुके हैं कि वो उनका बेटा है,
तो फिर बाकी क्या रहा? मनोहर ने कहा। आपने ठीक कहा भैया, मगर हम माताजी का सामना भी नहीं कर सकते, शंकर ने कहा। मुझे ऐसा लगता है माताजी अपनी जिंदगी में तो उसको हवेली के अंदर नहीं आने देगी, मनोहर बोला। लगता तो यही है, मगर क्या पता आगे क्या हालात हों, शंकर बोला। अच्छा अब के तू जाए तो बताना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मनोहर ने कहा। परसों सवेरे चलते हैं, 1 घंटे का सफर है, शंकर ने कहा। दोनों भाई अपने सौतेले भाई के पास जा रहे थे। श्याम कुमार ने उसको एक गांव में रखा हुआ था। मुरारी की मां उनकी बीवी नहीं थी, इस हिसाब से उसकी औलाद किसी तरह श्याम की जायदाद पर हक नहीं रखती थी। मगर ये श्याम की शराफत थी कि उसने अपनी जिंदगी में ही मुरारी को अपना बेटा कह दिया था। उसने बड़ी दूरअंदेशी से ये ऐलान किया था। उसके दोनों कानूनी बेटे उसके फैसले को कबूल कर चुके थे और जहनी तौर पर मुरारी को अपना भाई समझते थे। हालांकि उनकी मां ने उनको अपने ख्यालात पर चलाने की कोशिश जरूर की, मगर उनका आइडियल उनका बाप था। मुरारी की मां को गांव में श्याम ने बहुत अच्छा मकान बनाकर दिया था। ज़रूरत की हर चीज़ उसमें मौजूद थी। कई मुलाजिम और जानवर भी थे। मुरारी की मां इसी गांव की रहने वाली थी। एक रात श्याम को उस गांव में रहना पड़ गया और उसी मकान में श्याम का रुकना हुआ। खाने के बाद रात का दूध बिस्तर पर देने एक नौजवान लड़की आई। लालटेन की मध्यम रोशनी में श्याम ने देखा उसके जिस्म के मुनासिब और दिलकश नशेबो फराज और चेहरे के तीखे नकूश, जिल्द की खिलती हुई सफेदी माइल रंगत, गुदाज बदन को साड़ी में छुपाने का अंदाज बड़ा दिल नवाज था। वो मर्द की तन्हाई में, और मर्द भी ऐसा जो इस गांव का मालिक मुख्तार हो, वो खुद को ना बचा सकी। अब मेरा क्या होगा जिम्मेदार जी, तुम तो चले जाओगे, मुझे ये गांव वाले कब जीने देंगे, मुझे भी साथ ले चलो। वो जाल में फंसी हिरनी की तरह बोली। मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं आता रहूंगा, तेरी हिफाजत को आदमी रख दूंगा। और श्याम ने जो कहा था वो कर दिया और 9 माह के बाद मुरारी पैदा हुआ। श्याम ने मनोहर से कहा, बेटा आदमी बड़ा ढीठ जानवर है, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता, और अगर तस्लीम कर भी ले तो उस गलती की तौजीहात पेश करता है और खुद को हक पर साबित करने को एड़ी चोटी का जोर लगाता है। मगर मैं दुनिया के और तुम्हारे सामने कोई तौजीह पेश नहीं करूँगा। इंसान को ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बड़े सख्त मरहलों से गुजरना पड़ता है, और इस वक्त मैं भी ऐसे ही मरहले पर हूँ। तुम मेरी औलाद हो, मैं अपनी गलती तुम्हारे सामने कबूल कर रहा हूँ, मैंने गलती की है। मुरारी की माँ और मुरारी बेकसूर हैं, मेरे बाद भी तुम मेरी गलती की हिफाजत करना। मैंने किसी बदनामी रुसवाई की परवाह नहीं की, अपनी जिम्मेदारी की शान और बीवी की नाराज़गी किसी की परवाह नहीं की और अपनी गलती मान ली है। अब मेरी लाज रखना, क्योंकि मेरे बाद तुम ही हो। तुमको पूरे हालात बताएं। मुरारी और उसकी माता को कोई तकलीफ हुई तो मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। शंकर को भी तुम मेरी मजबूरी और हालात ज़रूर बताओगे। मनोहर ने बाप की मजबूरी और गलती दोनों पर खूब गौर किया। मर्द कहाँ किस मुकाम पर मजबूर होता है। बारूद को तीली से दूर रखते हैं, अगर दोनों इत्तेफाक से करीब आ जाएं तो धमाके ज़रूर होते हैं। जज्बात तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर पापों पुण्य के बखेड़ों में कौन पड़ता है। मनोहर ने बाप की मजबूरी को समझ लिया था और खुद से मुआफ़ भी कर दिया था। शंकर को उसने पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया था। दोनों मुरारी को अपना भाई समझते थे और उससे मिलने गांव भी जाते थे। श्याम खुश था कि उसके बेटे उसकी बात समझ गए हैं, उसका एहतराम करते हैं और कभी खाली हाथ उनके सामने नहीं जाते थे। उनको देखकर मुरारी और उसकी माता शांति बहुत खुश होते थे, मगर श्याम की धर्मपत्नी मनोहर और शंकर की माँ को ये सब सख्त नापसंद था। उसका बस चलता तो वो मुरारी और शांति को गांव से निकाल बाहर करती, मगर उसके इख्तियारात हवेली के बाहर नहीं चलते थे। उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात यह थी कि उसके बेटे भी उसकी तरफ नहीं थे, वो भी शांति और मुरारी का दम भरते थे। माताजी आपकी शादी की तैयारी कर रही है, शंकर ने मनोहर को बताया। तुमको कैसे पता चला, मनोहर ने पूछा। अरे वो जमुना पार के मामा जी आए हैं, मैंने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे, शंकर बोला। क्या बता रहे थे ये तो बता, मनोहर ने पूछा। कह रहे थे तेरी भाभी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, शंकर बोला। ये जमुना पार के मामा जी वही हैं ना जिनकी बहुत सी लड़कियां हैं और लड़का कोई नहीं, मनोहर ने पूछा। वही हैं, और मुझे लगता है अपनी ही किसी लड़की को हवेली लाने के चक्कर में चक्कर लगा रही हैं, शंकर ने कहा। मैं उन गवारों में हरगिज शादी नहीं करूंगा, मनोहर बोला। मगर माताजी उनको लाना चाह रही हैं, फिर, शंकर ने कहा। माताजी के खानदान वाले सब गांव के लोग हैं, तालीम नाम की चीज तो वो जानते ही नहीं, तो फिर उनकी लड़कियां भी ऐसी ही होंगी। तुम बताओ मैं उनके साथ गुजारा कर सकूंगा, मनोहर बोला। मेरा तो ख्याल है आपका गुजारा किसी गांव की लड़की के साथ नहीं होगा। आप शहर के तालीम याफ्ता वकील हैं, आप तो किसी शहर की पढ़ी लिखी नाजुक सी लड़की से शादी करना, शंकर ने कहा। मेरा इरादा भी यही है, मनोहर ने कहा। मगर वकील साहब, ये जो मामा आ रहे हैं, माताजी के चरण छू रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो रंग लाएगा, फिर आप क्या करेंगे, शंकर ने कहा। मैं साफ इनकार कर दूंगा, मनोहर ने कहा।
वकील साहब, ये इतना आसान काम नहीं होगा, शंकर ने कहा। आसान हो या मुश्किल, मैं यही करूंगा और तुम मेरा साथ दोगे, मनोहर ने कहा। मैं तो हर वक्त आपके साथ हूँ, पिताजी का वोट भी आपको दिलवा दूंगा। मगर ये मामा जी, बस क्या कहूँ, शंकर बोला। तुम कुछ ना कहो, मैं पिताजी से बात कर लूंगा, मनोहर ने कहा। मगर उसके बात करने से ही पहले श्याम ने एक दिन मनोहर से कहा, बेटा अब तुम तालीम से फारिग हो, उम्र भी शादी की है और रिश्ता भी मौजूद है, बताओ क्या कहते हो। पिताजी आप जो करेंगे वो मुझे मंजूर है, मगर मैं माताजी के खानदान की किसी लड़की से शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगा, मनोहर ने फैसला सुना दिया। मनोहर का फैसला माताजी तक पहुंच गया। वो गुस्से में उसके पास पहुंची और बोली, आखिर मेरे खानदान में क्या कीड़े पड़ गए हैं, तुमने क्यों इनकार किया। माँ को देखकर मनोहर अदब से खड़ा हो गया और बोला, माताजी आपने मुझे शहर में पढ़ाया, वकील बनाया। मेरे ख्यालात और तर्ज जिंदगी में और गांव के तर्ज जिंदगी और यहाँ के लोगों के ख्यालात में बहुत फर्क आ चुका है। आप देखती हैं कि शंकर दिन भर घूमता फिरता है, मगर मैं घर के अंदर ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे मिजाज का यहाँ पर मुझे आदमी नहीं मिलता। मेरा दम यहाँ पर घुटता है। मैं शहर में रहना चाहता हूँ और वहीं की तालीम याफ्ता लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आप बेशक नाराज हो जाएं, मगर ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर मैं तेरे मामा को जुबान दे चुकी हूँ, माताजी ने कहा। आपने जुबान मुझसे पूछकर नहीं दी, मनोहर ने जवाब दिया, मगर इस भरोसे पर दी है कि तुम मेरी औलाद हो, मेरा कहा ठुकराओगे नहीं, माताजी ने कहा। माताजी, शादी जिंदगी भर का साथ है, मुझे इतना तो इख्तियार देंगी कि मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकूं, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हारा अच्छा ही सोचा है। मामा जी की दूसरी लड़की किरण बहुत सुघड़ लड़की है, पाठशाला से हिंदी पढ़ी है, रामायण और भगवत गीता खूब पढ़ती है, रोज मंदिर जाती है, मीरा जी के भजन भी उसको याद हैं, तुम्हारे मन को बड़ा शांत कर देगी, माताजी ने कहा। मेरे लिए इतना काफी नहीं है माताजी, वो इतनी अच्छी है तो उसको और भी अच्छे बर मिल जाएंगे, आप मामा जी को मना कर दें, मनोहर ने कहा। जरा होश कर मनोहर, मेरे दिल को तेरे बाप ने कम जलाया है कि तू भी जलाने लगा। आप पिताजी को दरमियान में ना लाएं, मेरी बात करें, मनोहर ने कहा। तूने मेरे खानदान को रद्द कर दिया, जरा अपने बाप के खानदान की तरफ भी ध्यान करना, वहां पर भी एक से एक बड़ा पापी तुझे नजर आएगा। मेरे खानदान को बुरा ना कहना। कर ले तू शादी शहर में, मगर याद रख अपने पिता के खानदान में भी शादी तू नहीं करेगा, और अगर करेगा तो दुख उठाएगा। माताजी सख्त गुस्से में चली गईं। माताजी को नाराज करके मनोहर भी उदास हो गया। शाम को शंकर उसके पास आ गया और बोला, घर पर बड़ी उदासी छाई है, क्या बात है। आज मेरे पास माताजी आई थी, मनोहर ने कहा। इसमें उदासी की क्या बात है, शंकर ने हंसकर कहा। तुम जवान हो रही हो, मगर अभी तक बच्चे बने हुए हो। अरे उन्होंने शादी की बात की थी, मैंने इनकार कर दिया और वो नाराज होकर चली गई, बस इतनी सी बात है, मनोहर ने कहा। बस इतनी सी बात नहीं है भैया, शंकर ने कहा। तो तुम बताओ कितनी सी है, मनोहर ने कहा। अब माताजी का सारा गुस्सा पिताजी पर उतरेगा, दोनों में महाभारत होगी, शंकर ने कहा। तो फिर मैं क्या करूं, कर लूं मामा जी की पाठशाला पास लड़की से शादी, मनोहर बोला। मैंने ये कब कहा, मगर इस नई महाभारत के कारण आप जरूर बन गए, शंकर बोला। शंकर, इंसान जिंदगी में शादी बार बार नहीं करता, ये जिंदगी भर का साथ होता है। अगर कदम गलत पड़ जाए तो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहता है। हमारे सामने पिताजी की मिसाल सामने है, उनके मिजाज में और माताजी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर उनके मिजाज एक तरह के होते तो पिताजी से कभी वो गलती ना होती जो हो गई है। माताजी ने उनकी इस गलती को उनकी कमजोरी बना लिया है। वो तो शुक्र है भगवान का कि मुरारी की माँ गाँव में रहती है। अगर हमारे करीब रहती होती तो जिम्मेदार साहिब की इज्जत हर वक्त सूली पर लटकती रहती। ये सूरत-ए-हाल किसने पैदा की है, मनोहर ने कहा। माताजी ने खुद को मजलूम बनाकर लोगों की हमदर्दियां समेट ली हैं, शंकर ने कहा। मैं भी कहता हूँ वो एक तरह से मजलूम है, मगर दूसरी तरफ देखें तो पता चलेगा कि माताजी ने पिताजी को अगर भरपूर मोहब्बत दी होती, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा रखा होता तो शायद वो गलती करते ही नहीं, मनोहर ने जवाब दिया। उनकी तो गुजर गई, तुम अपनी बताओ क्या करोगे, शंकर ने कहा। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मनोहर ने कहा। बात यह है भैया कि माताजी को नाराज करके हम लोग खुश तो नहीं हो सकते। कोई ऐसा तरीका निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी, यानी आप भी सलामत रहे, शंकर ने कहा। तुम मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो, मनोहर ने पूछा। अरे आपके 4 पैर कहाँ हैं, आप बकरा नहीं बन सकते, शंकर ने हंसकर कहा। बात मेरी जिंदगी की है, तुम मजाक कर रहे हो, मनोहर ने कहा। जिंदगी अगर मजाक मजाक में गुजरे तो इसकी सख्तियां पता नहीं चलती, शंकर ने जवाब दिया। मजाक उसके साथ अच्छा लगता है जो हम मिजाज हो, मजाक को समझता हो, मनोहर ने कहा। आपकी बात मेरी समझ में आ रही है। अब आप ये भी बता दें कि वो आपकी हम मिजाज साहिबा कौन है, ताकि मैं भी उनके दर्शन कर लूं, शंकर ने पूछा। तुम बहुत होशियार हो गए हो, तुमने आखिर बूझ ही लिया, मनोहर ने कहा। भैया मैं रहता गाँव में हूँ, मगर आपके साथ रहता हूँ, फिरता सारे इलाके में हूँ, भांत भांत के लोगों से मिलता हूँ।
भांत भांत के फल खाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, घुड़सवारी करता हूँ। ज्यादा नहीं मगर कुछ तो पढ़ा लिखा हूँ, आखिर आपका भाई हूँ। शंकर सीना तान कर बोला, वाह भाई वाह, मैं तो तुमको गांव का एक बेवकूफ सा लड़का समझता था। तुम्हें तो बड़ी खूबियां हैं, और याद कर लो। मनोहर ने पूछा। भाई याद नहीं, फिर बता दूंगा। इस वक्त तो मैं अपनी सुंदर सी भाभी के ख्याल में हूँ। आप बात को उड़ाई नहीं, मैं भगवान की सौगंध किसी को नहीं बताऊंगा। शंकर ने पूछा। मैं वक्त से पहले बताना नहीं चाहता था। मनोहर ने कहा। मुझे बता दें, मैं तो आपका राइट हैंड हूँ, आपको फायदा ही होगा। शंकर ने कहा। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती रही है। मनोहर ने कहा। कैसी है? आपसे तो अच्छी होगी। शंकर ने पूछा। मनोहर ने छत की तरफ नजरें की और बोला, सुबह की सफेदी, शाम की शफक, बरसात की धनक को अगर इंसानी पैकर में लाया जाए तो काजल बनती है। मनोहर ने कहा। काजल? नाम तो काला है भैया। शंकर ने कहा। अबे उसका नाम काजोल है, मगर सब काजल इसलिए कहते हैं कि उसको नजर न लगे। मनोहर ने जवाब दिया। आप मुझे भाभी से मिलवाएं। शंकर ने कहा। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि तू फैल जाएगा। मनोहर बोला। अरे भैया, आपके काम ही आऊँगा, कभी कोई काम पड़ गया, कोई पैगाम पहुँचाना हुआ। शंकर बोला। तुमको पता है कि मेरी ज़्यादातर तालीम बनारस में हुई है। मैं और काजोल ने 3 साल एक साथ गुजारे हैं। वो अवधपुर की रहने वाली है और उसके पिता अवधपुर के बड़े मशहूर वकील हैं। उनका नाम गोपीचंद है। मैं काजोल के साथ अवधपुर उसके घर में भी जा चुका हूँ। गोपीचंद उसके पिता बहुत अच्छे आदमी हैं। काजोल ने उनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। उनका रवैया जाहिर करता है कि उनको काजोल की पसंद पर एतराज़ नहीं है। हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। अब तुम बताओ, मामा जी की पाठशाला पास लड़की जिसको मैंने कभी देखा नहीं, मैं उससे शादी किस तरह कर सकता हूँ? अगर माताजी पर पिताजी ने कोई जुल्म किया है तो वो मुझ पर क्यों जुल्म करना चाहती हैं? मैं क्यों उनका ऐसा हुक्म मानूं जो मेरी ज़िंदगी के रुख को एकदम बदल दे? मैंने अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए एक प्लान बनाया है। मैं गांव में रहना ही नहीं चाहता। ये बाप दादा की जिम्मेदारी तुम करोगे। मेरा मिजाज ही जिम्मेदारों वाला नहीं है। फिर मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? मनोहर ने कहा। नहीं भैया, आप शादी जहाँ करो, मगर रहना मेरे पास। आप बड़े हो, आप पहले, मैं बाद में। ये तो भगवान ने मेरा नंबर आपके बाद रखा है। शंकर ने कहा। शंकर, मेरी बात याद रखना, तू ही पिताजी का जानशीन होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुझे ये मंजूर नहीं, ये आपका हक है। शंकर ने कहा। अरे तू क्या पागल आदमी है? दौलत की खातिर लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। मैं तो खुशी से तुझे सब कुछ सौंप रहा हूँ और तू इनकार कर रहा है। मनोहर ने कहा। मेरी मोहब्बत में भैया कोई ऐसा फैसला ना करें जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े। शंकर बोला। तूने बड़ी दूर की बात की है, मगर मेरा जो फैसला आज है वही जिंदगी भर रहेगा। मनोहर ने कहा। मैं आपके फैसले का पाबंद नहीं हूँ, कानून पाबंद नहीं है। शंकर ने कहा। वकील हूँ मैं, और कानून तू मुझे पढ़ाएगा? मनोहर हंसकर बोला। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? सोचता हूँ एक आप ही थे जिनके पास आकर मुझे कुछ सुकून मिलता था। माताजी के पास जाओ तो उनका मूड खराब रहता है, पिताजी घर में होते नहीं, आप भी चले गए तो मैं किसके पास जाऊंगा? शंकर उदासी से बोला। अरे तो मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? तू तो अभी से शौक मनाने लगा। मनोहर ने कहा। अवधपुर से 1 घंटा घोड़े पर लगता है, मैं रोज सवेरे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शंकर बोला। जरूर आना, मगर अभी मैं नहीं जा रहा। सोचता हूँ पिताजी से मौका देखकर बात कर लूँ ताकि अपने मामा जी से जान तो छूटे। मनोहर ने कहा। मौके का क्या है, मैं उनको लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। शंकर बोला। मगर जरा उनका मूड देख लेना। मनोहर बोला। अरे तुम फिक्र ही ना करो, ऐसा मूड बनाकर लाऊंगा कि इनकार तो वो करेंगे ही नहीं। शंकर ने कहा। खाने के बाद रात को शंकर ने पिताजी से कहा। पिताजी आपसे कुछ काम है। काम बताओ, क्या काम है? मैं सुन रहा हूँ। श्याम ने कहा। मेरे साथ आए। शंकर ने कहा। कहाँ चलना होगा? बहुत थका हुआ हूँ मैं। श्याम ने कहा। घर से बाहर नहीं ले जाऊंगा। शंकर बोला। फिर ठीक है। श्याम ने कहा। मनोहर ने कमरे के बाहर ही पिताजी का इस्तकबाल किया। आइए पिताजी, कुछ काम है मुझे। मनोहर बोला। अरे मुझे क्या पता, ये लाया है मुझे तो। श्याम ने कहा। हाँ भैया, मैं लाया हूँ, अंदर तो आइए। और सब कमरे में आकर बैठ गए। हाँ शंकर बोल, क्या बात है? श्याम ने कहा। बात यह है पिताजी कि मुझे भाभी की सख्त ज़रूरत है। भैया भी राजी हो गए हैं, बस आपकी रजामंदी चाहिए। शंकर ने कहा। बहुत खूब, तो तुम वकील साहब के वकील हो? श्याम ने हंसकर कहा। पिताजी आखिर वकील को भी तो वकील की ज़रूरत पड़ ही जाती है। शंकर ने कहा। तो तुम अपने मामा जी की लड़की से शादी करने पर राजी हो? श्याम ने कहा। हरगिज नहीं। शंकर बोला। मैंने मनोहर से पूछा है। श्याम ने कहा। मैं उनका वकील हूँ, जवाब दे सकता हूँ। शंकर ने कहा। तो फिर शादी किससे करोगे? श्याम ने कहा। भैया के साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती रही है, उसका नाम काजोल है, और वो अवधपुर के वकील गोपीचंद की लड़की है। अंदाजा है कि गोपीचंद जी को इनकी शादी पर एतराज़ नहीं है,
इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की जाती है। शंकर ने कहा, अरे अरे तुम ही बोले जाओगे, मनोहर को तो बोलने दो। श्याम ने कहा, पिताजी मैं वकील साहब का वकील हूँ, मुझे इन्होंने बोलने का इख्तियार दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ। शंकर ने कहा, चलो ठीक है, मैंने गोपी चंद का नाम सुना है, मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा। श्याम ने कहा, यह काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, भाभी की जरूरत सख्त है। शंकर हंसकर बोला, मनोहर तूने अपना वकील बड़ा तगड़ा किया है। शंकर ने जोर से हंसकर कहा और कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद मनोहर शंकर से लिपट गया और बोला, तूने तो कमाल कर दिया, मैं भी शायद इतनी आसानी से ये सब ना कह पाता, इसीलिए तो कहते हैं वकील तगड़ा हो तो मुकदमा जीता जाता है। शंकर ने कहा। दूसरे ही रोज श्याम अवधपुर के वकील गोपीचंद के सामने बैठे थे। गोपीचंद ने पूछा, कैसे आना हुआ श्याम जी? मैं मनोहर का बाप हूँ, आपने पहचाना नहीं? मनोहर? गोपीचंद ने जहन पर जोर देकर कहा, अच्छा काजोल के क्लास फेलो के पिता? जी हाँ वही हूँ, श्याम ने कहा। गोपीचंद ने उठकर एक दफा और हाथ मिलाया और बोला, मुआफ करना, मैं अब समझा। बात यह है गोपीचंद जी कि जब मामला लड़का लड़की के दरमियान खुद तय पा जाए तो हमारा किरदार सिर्फ ये रह जाता है कि उनकी खुशियों में शरीक हो जाएं। श्याम ने कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। गोपीचंद ने कहा, तो फिर पंडित से शुभ घड़ी निकलवा लें। श्याम ने कहा, ठीक है, आप मेरे बारे में पता करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं खानदानी खरा राजपूत हूँ, आपके बारे में सब जानते हैं। गोपीचंद ने कहा, अगर ऐसा ना भी होता तो भी मैं एतराज़ ना करता, क्योंकि मामला लड़के की पसंद का है। श्याम ने कहा, बहुत खूब, आपके ख्यालात नए ज़माने के हैं। गोपीचंद बोला, वकील साहब हमारा ज़माना ख़त्म हो रहा है, अब इस नई नस्ल का ही दौर आ रहा है, तो फिर हमको उनकी पसंद का ख्याल तो रखना ही होगा, वरना ये लोग हमें अच्छे नामों से याद नहीं करेंगे। श्याम ने कहा, बेशक आप ठीक कह रही हैं। गोपीचंद बोले, शादी का ऐलान होते ही हवेली में एक भौंचाल आ गया, मामा जी की आमदोरफ्त में इजाफा हो गया। मनोहर की माताजी ने मनोहर को तलब कर लिया। आखिर तुमने अपने मन की कर ली, मेरी बात नहीं मानी, मैं पहले ही इनकार कर चुका था। तुमने अपने बाप का कहा मानना और मेरा नहीं मानना, मैंने सिर्फ अपने मन का कहा मानना है। आखिर तेरी पत्नी को इस हवेली में रहना है? नहीं, वो इस हवेली में नहीं आएगी, उसको आना होगा, यही पुरखों से होता आया है, मगर अब नहीं होगा। मेरी शादी शहर में होगी और मैं वहीं पर रहूँगा। तू एक औरत के लिए अपने परिवार को छोड़ रहा है? नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा, अपना परिवार बना रहा हूँ। माताजी ने गुस्से से कहा, कभी अपनी पत्नी को लेकर हवेली मत आना, मैं मर जाऊं तो भी ना आना। अगर वो इस हवेली में आई तो मेरी आत्मा उसका रास्ता रोकेगी। मनोहर ने कुछ जवाब नहीं दिया। अवधपुर में श्याम ने उसके लिए एक बंगला खरीदा और बारात उसी बंगले से गई और दुल्हन विदा होकर उस बंगले में आ गई। मामा जी और माता जी उस शादी में शरीक नहीं हुए, उनके अलावा तमाम लोग शरीक थे। सबसे ज़्यादा खुश शंकर था। भाभी, मैं आपका इकलौता देवर हूँ, यूं तो एक देवर आपका और भी है, मगर मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो ना जाने क्या क्या बकता रहा। और काजल खामोशी से सुनती रही। मनोहर ने कहा, तुम इसकी बातों पर ज्यादा गौर न करना, ये बहुत बड़ा वकील है, मेरा और तुम्हारा मुकदमा इसी ने ही लड़कर जीता है, और मजे की बात यह है कि फ्री का वकील है। काजल ने आहिस्ता से कहा, क्यों देवर जी, ये बात ठीक है? भैया ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। शंकर बोला, तुम्हारे भैया क्या सब ठीक कहते हैं? काजल बोली, हाँ ठीक कहते हैं। शंकर बोला, तुम मेरे पास शहर में रहोगे? काजल बोली, भैया शहर आ गए तो मुझे गांव में रहना जरूरी हो गया है। शंकर ने कहा, हाँ काजल, ये आते वक्त का जिम्मेदार है, इसको वहीं रहना होगा। मनोहर ने कहा, मुझे जिम्मेदारी नहीं करना थी इसलिए पढ़ लिया है, मगर किसी को पिताजी की गद्दी पर बैठना भी तो है, और मैंने वो गद्दी अपनी खुशी से शंकर को दे दी है। मनोहर ने कहा, वाह भैया, कितनी आसानी से आपने मेरे सर पर सारा बोझ डाल दिया है। शंकर बोला, अरे बावला हुआ है, जमीन की खातिर लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, तुझे तो मैं खुशी से दे रहा हूँ। मनोहर ने कहा, और मैं नहीं ले रहा भाभी, ये गांव में रहे ना रहें, जिम्मेदार तो यही रहेंगे, मैं इनका कारिंदा रहूँगा, वो भी माताजी की जिंदगी तक, क्योंकि उन्होंने आपको गांव आने से मना किया है, और उसके बाद आपको आना होगा। शंकर ने कहा, और उनकी आत्मा जो मेरा और तेरी भाभी का रास्ता रोकेगी, जैसा कि उन्होंने कहा है। मनोहर बोला, आत्मा ने किसका रास्ता रोका है, और अगर रोकेगी तो आप चिंता न करें, मैं उस आत्मा की विनती कर लूंगा। शंकर ने जवाब दिया। मनोहर के जाते ही मामा जी की तवज्जो शंकर की तरफ हो गई। श्याम कुमार ने कभी मामा जी को मुंह नहीं लगाया था, क्योंकि वो उनकी फितरत को जानते थे। मामा जी सख्त किस्म के लालची आदमी थे, बहन के पास आते थे खाली हाथ, और जाते वक्त उसकी घोड़ी लदी होती थी। श्याम कुमार को सब पता था, मगर उन्होंने पत्नी को कभी कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, लाजवंती अपने भैया का घर भरती रहेगी, बाज नहीं आएगी।
इसलिए उन्होंने मुंशी को कह दिया था कि रुपया और अनाज मेरी इजाज़त के बगैर किसी को ना दिया जाए, चाहे वो कोई हो। मामा जी आते तो पहले मनोहर का पूछते थे, अब शंकर का पूछने लगे। शंकर उनको मिल जाता तो गले लगा लेते और कहते, अरे अब तू ही तो रह गया है, तेरे कारण तो मैं इतना कष्ट उठाकर आता हूँ और घोड़ी दोनों तरफ से मारी जाती है। आते हो तो कष्ट उस पर लाद लाते हो और जाते हो तो सामान ला देते हो। अरे मामा, कुछ जानवर का ख्याल करो। शंकर हंसकर कहता तो मामा खिसिया जाते, मगर ढीठपन से बाज ना आते। कहते, अरे तेरी मातारी बाज नहीं आती, बच्चों को कुछ देती है तो क्या मना कर दूं? अरे मामा, आता हुआ माल कौन छोड़ता है, बहनोई से बनती नहीं, तुम्हारी तो फकत बहन से बनती है। शंकर ने कहा तो बुरा तो उसको बहुत लगा, मगर बोले कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कुछ और ही प्रोग्राम दिल में बनाए हुए थे। इतना सुनने पर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। बोले, बहुत शरारती हो गया है, बातें खूब करते है। वो तो है मामा जी, शंकर ने कहा। अरे कभी हमारे घर भी आ जाया कर, मामा ने कहा। वहाँ क्या करूँ, आकर मेरे साथ कौन खेलेगा, सब तो लड़कियां हैं, शंकर ने कहा। अरे तो क्या हुआ, लड़कियां ही तो हैं, कोई भूतनी तो नहीं है, सब याद करती हैं, मामा बोले। पिताजी से पूछूंगा फिर आऊँगा, शंकर बोला। अरे तो क्या सब काम उनसे पूछकर करता है, मामा बोले। मगर कुछ काम जरूर उनसे पूछकर करता हूँ, शंकर ने जवाब दिया। अच्छा कल दोपहर को आजा, बड़ी बढ़िया खीर मिलेगी, मामा ने कहा। मामा मैं खीर नहीं खाता, शंकर ने कहा। मुझे पता है, खूब खाता है। अच्छा कल आएगा ना, शंकर ने जान छुड़ाने को कह दिया आऊँगा, और मामा बहन के पास चले गए। जाते ही बोले, जीजी ये शंकर तो हाथ नहीं रखने देता, लगता है जीजा जी के कहने में है। मामा बोले, तुम भगवत राम इतने होशियार बनते हो, जरा प्रेम से अपनी तरफ करो, बाप का असर तो उस पर है, मगर तुम भी तो कुछ करतब दिखाओ, लाजवंती ने कहा। अच्छा शंकर की उम्र क्या होगी, मामा बोले। 17 पूरे करके 18 में लग गया है, लाजवंती ने कहा। वाह, लगता तो भरपूर जवान है, मामा बोले। अरे तो का लगेगा नहीं, लाजवंती ने कहा। मेरा मतलब था कि मनोहर के मुकाबले में शंकर बहुत बढ़िया जवान है, मामा ने कहा। उसको तो पढ़ाई ने दाब लिया था, लाजवंती ने जवाब दिया। तुम भी कभी मेरे यहाँ आते जाते रहो, उसको कह दिया करो, आएगा जाएगा तो कुछ उसके रुझान का पता चलेगा, मामा बोले। तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी बड़ी तो उससे कई साल बड़ी है, उससे तो तुम भूल जाओ, और अगर किसी के साथ राजी होता है तो देखा जाएगा, लाजवंती ने कहा। जीजी मेरी बड़ी तमन्ना है कि मेरी एक तो हवेली में आए, मामा बोले। मेरे तो 2 ही लड़के हैं, एक तो कुंडली से बाहर निकल गया, एक बचा है, मैं एक ही ला सकती हूँ, और तुमने तो पूरी 7 लड़कियां जमा कर ली हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, लाजवंती बोली। अरे तुम एक ही ले लो, बाकी सबका रास्ता भी बना लूंगा, मामा जी ने कहा। शंकर मामा के घर नहीं जाता था, मगर अब माँ का जोर भी उस पर पड़ा और वो दोपहर को मामा के घर चला गया। दुलारी, मामा की बड़ी लड़की दौड़कर उसके पास आ गई और बोली, ओहो आज किधर चांद निकल आया। दिन में चांद नहीं सूरज निकलता है, शंकर ने जवाब दिया। तो सूरज देवता पिधारो, दासी खिदमत गुजारी के लिए हाजिर है, दुलारी बोली। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो, शंकर घोड़े से उतर आया। आज मेरी याद कैसे आ गई, दुलारी इठलाकर बोली। तुम्हारी याद नहीं आई, मामा जी हमेशा शिकायत करते थे, माताजी भी कहती हैं, उस कारण आना पड़ गया है, शंकर बोला। अच्छा मैं समझी तुमको मेरी याद आ गई थी, दुलारी मायूसी से बोली। तुम्हारी अकेले की याद क्यों आती? अरे आती तो सातों की आती, शंकर ने कहा। आओ अंदर तो आओ, वह शंकर का हाथ पकड़कर बोली। अंदर आते ही शोर मच गया, शंकर आया है। अरे छोरी, नई दरी तो निकाल, खाट पर डाल दे, जा तू दौड़ के मुंह में पानी ले आ। अरे तू क्या खड़ी मुंह देख रही है, जाके गरम गरम दाल के पकौड़े बना ले और दूध गरम करके चावल डाल दे। लड़कियां दौड़ दौड़ कर काम में लगी और मामी उसके करीब बैठ गई और बोली, कहो भैया ठीक तो आ गए? हाँ मामी पूरा आ गया हूँ, वह हस्बे आदत बोला। जैसा सुना था वैसा ही शरारती है, मामी ने कहा। मामी तुमने सबको कामों में लगा दिया, शंकर बोला। वो देख पानी लाई है, मुंह हाथ धो ले, सफर से आया है, मामी ने कहा। अच्छा रख दे, मैं धो लूंगा, शंकर बोला। मैं जरा खीर देख लूं, मामी उठकर चली गई। दुलारी से छोटी किरण उसके पैरों में बैठकर उसके पैर धुलाने लगी। अरे तुम क्या कर रही हो, मैं धो लूंगा, वो बोला। मगर उसने पिंडलियों तक उसके पैर धुलाए। शंकर के बदन में सरसरी सी हुई, वो पैर धुलाकर उसे लगकर बैठ गई। उसके जवान बदन की खुशबू शंकर के नथनों में जाने लगी। एक नए मजे का एहसास उसको हुआ। फिर वो बोली, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे कांधे दबा दूं, बड़ा आराम मिलेगा। आराम का अंदाजा शंकर को हो चुका था, वो कुछ ना बोला और किरण ने खड़े होकर उसके कांधे दबाना शुरू कर दिए। उसका सारा वजन पीठ पर आ गया और शंकर एक अनजाने मजे से रूशनास हुआ। शंकर को वक्त का सैलाब खसो खाशाक की तरह बहाकर ले गया।
किरण के आते ही कमरे में कोई अंदर ना आया। किरण ने कब दरवाजा बंद कर दिया उसको पता ना चला। किरण ने उसको एक ऐसे समंदर में डुबो दिया जिसमें वो कभी नहीं उतरा था। उसने बहुत हाथ पैर मारे मगर तूफान इतना शदीद था कि उसके पांव उखड़ गए और वो कोशिश के बावजूद भी संभल ना सका। उसके सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो जो कुछ कह रही थी वो हाँ हाँ करता जा रहा था। उसने कितने वचन लिए शंकर को पता ना था। वो दोनों दीवानावार एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। किरण भी शबाब की भरपूर उम्र में थी और शंकर जज्बात के अंधे कुएं में उतर चुका था। ये खेल पूरे प्रोग्राम से हुआ। मामू मुमानी ने खुद ये खेल रचाया था। इंसान दौलत की खातिर क्या क्या कर गुजरता है। भगवत राम मामा की नज़र जीजा जी की पूरी जिम्मेदारी पर थी। अंदर अंदर उसने बहन से जोड़ तोड़ कर रखा था। खेल खत्म हुआ तो किरण जल्दी से उठ खड़ी हुई और चीख कर बोली, हाय राम, तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी इज्जत लूट ली। शंकर घबरा गया, बोला, मैंने क्या किया? तुम खुद ही तो मुझ पर गिरी थी। इस मौका पर मुमानी की एंट्री थी। उसको शोर करना था मगर ऐसा शोर जिसकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए। इसके बाद मामा जी की एंट्री थी और शंकर को दबाना था। सारा ड्रामा पहले से तैयार था। एक किरदार के बाद दूसरा किरदार आता रहा और शंकर जो बड़ा मुंह फट और हाजिर जवाब था दबता चला गया और आखिर उसको इतना दबा दिया कि वो किरण से शादी करने पर राजी हो गया। किरण भी उससे 2 साल बड़ी थी। मामा जी ने गोया उस पर एहसान किया था कि रंगे हाथों पकड़कर छोड़ दिया था। दूसरे ही दिन वो बहन के पास चला गया और बोला, दीदी काम हो गया, शादी की तैयारी करो। अरे किसकी शादी करवा रहे हो? लाजवंती ने पूछा। किरण और शंकर की। और किसकी? भगवत ने कहा। शंकर मान गया है? लाजवंती ने पूछा। बड़ी खुशी से मान गया है। अरे दीदी, दोनों एक दूसरे को मन ही मन में प्रेम करते हैं मगर तुम जानो प्रेम कहीं छुपा है। दोनों बहुत खुश हैं, बस अब तुम तैयारी करो। भगवत ने असल बात नहीं बताई। चलो अच्छा हुआ, तुम तैयारी करो। कुछ है तुम्हारे पास? लाजवंती ने पूछा। तुम जिम्मेदार नहीं हो, मैं तो मामूली आदमी हूँ, जो कुछ होगा कर दूंगा। भगवत बोला। अच्छा तुम तैयारी करो, जो जरूरत हो मांग लेना। श्याम कुमार को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई। शंकर जो मामा का मजाक उड़ाता था, उनके घर नहीं जाता था, एकदम से उनकी लड़की से शादी करने पर राजी हो गया। तुम ये बताओ, अपनी खुशी से शादी कर रहे हो कि तुम्हारी माँ ने तुम पर जोर डाला है? अगर किसी के दबाव में कर रहे हो तो मुझे बताओ। श्याम कुमार ने शंकर से पूछा। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे जुबान खोलो, ये जिंदगी भर का मामला है। श्याम कुमार ने पूछा। मैं खुशी से कर रहा हूँ, शंकर आहिस्ता से बोला। तुमको पता है किरण तुमसे उम्र में बड़ी है। औरत बड़ी हो तो कुछ दिन के बाद मेहतारमी बन जाती है। शंकर खामोश रहा। कोई जवाब उसके पास ना था। वो अंदर के चोर से डरता था। ठीक है शंकर, तेरी मर्जी है तो ठीक है। मैं भगवत की लड़की इस हवेली में लाना नहीं चाहता था मगर तेरी वजह से मजबूर हूँ और बड़ी धूमधाम से। किरण दुल्हन बनकर हवेली में आ गई। भगवत ने जो खर्च किया वो दीदी से वसूल कर लिया। गोया मियाँ का जूता मियाँ ही के सर मार दिया। अब असर रसूख और बढ़ गया। भगवत पहले जरा डरते डरते आते थे, अब आज़ादी से आने लगे। दामाद को मशवरे भी देने लगे। जिम्मेदारी के कायदे, सख्ती नरमी के असूल भी बताने लगे। किरण के हाथ पैर भी फैलने लगे। दुलारी किरण के साथ मिली हुई थी। किरण ने जो ड्रामा किया था उसके बारे में दुलारी सब जानती थी। वो ड्रामा दुलारी को करना था मगर किसी मजबूरी की वजह से वो ना कर सकी और वो पार्ट किरण को दे दिया गया और वो हवेली में आ गई। मगर दुलारी ने उसको छोड़ा नहीं, वो भी बहन के करीब लगी रही। किरण दुलारी को जानती थी कि ये जान नहीं छोड़ेगी। दोनों ने एक घर में एक साथ जिंदगी गुजारी थी। दुलारी बड़ी जिद्दी और पेट की पक्की थी। अपनी चीज़ किसी को नहीं देती थी और खुद सबकी खाती थी। हाथ पैर की भी सबसे ज़्यादा तगड़ी थी, सबको दबा लेती थी। किरण उससे डरती थी। किरण के दिल में भी चोर था। वो उसको अपने घर आने से कैसे मना करती? वो जानती थी कि शंकर उससे मोहब्बत नहीं करता। शंकर का शादी का फैसला एक जज्बाती और डर का नतीजा था। दुलारी बड़ी थी मगर शक्लो सूरत और सेहत में वो किरण से कई गुना अच्छी थी। किरण शंकर की बीवी जरूर बन गई थी मगर उसके सर पर दुलारी की तलवार लटक रही थी। किसी वक्त भी वो तलवार उसके सर पर गिर सकती थी। दुलारी से एक न एक दिन फैसला तो करना था। उसको किसी खूंटे से तो बांधना था। उसके लिए उसने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। अम्मा, आप दुलारी की फिक्र करो। उसने अपनी माँ से एक दिन जाकर कह दिया। क्या फिक्र करूँ री? अम्मा बोली। क्या उसकी शादी नहीं करोगी? मुझसे बड़ी है वो। अरे वो अब नहीं करेगी, अम्मा बोली। वो कहती है किरण ने उसका हक मार लिया है, अम्मा बोली। मैंने क्या हक मारा है उसका? किरण ने पूछा। तूने जो उस दिन उसकी खिदमत की वो दुलारी को करना थी तो वो तेरी जगह होती, अम्मा बोली। तो मैंने उसको रोका था क्या कि तू खिदमत मत कर? तुमने और बापू ने मुझे कहा तो मैंने किया। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे मुकद्दर का मुझे मिला, मैं क्या करूं? किरण ने जवाब दिया। बात तेरी भी ठीक है
मगर उसके मन में तो गांठ बैठ गई है कि तूने उसका हक मारा है। अब तुम उसको कह दो कि ड्रामा खत्म हुआ, अब मेरी जान छोड़ दे। किरण बोली, कह दूंगी, मगर मुझे लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। बड़ी हट धर्म है। बात बनने से ज्यादा बिगड़ गई। दुलारी को माँ की बात सख्त नागवार गुजरी। दुलारी ने अपने हथियारों का असरे-नौ जायजा लिया, नई नई कमाने और तीर बनाए और शिकार की तलाश में हवेली आ गई। श्याम कुमार रात गए तक हवेली से बाहर रहते थे। पत्नी से उनकी बनती नहीं थी। वो मुरारी के गांव में रहते थे, मगर रात को आते जरूर थे। लाजवंती हवेली के आखिरी सिरे पर रहती थी। उसके बाद किरण के कमरे थे। मर्दाने के साथ ही एक कमरा दुलारी ने ले रखा था या कब्जा कर रखा था। शंकर रात 9-10 बजे आता था। किरण के कमरे में जाने के लिए उसको दुलारी के कमरे के सामने से गुजरना पड़ता था। दुलारी के तन बदन में ज्वालामुखी भड़क रहा था। वो बड़ी खामोशी से शंकर का इंतजार कर रही थी। और फिर रात 10 बजे शंकर आ गया। पूरी हवेली पर सन्नाटे का राज था। शंकर जैसे ही उसके कमरे के सामने आया, वो तेजी से दरवाजा खोलकर उसके सामने आई और शंकर को कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। शंकर बोला, अरे क्या कर रही हो, क्यों बदनाम करवाओगी? मगर दुलारी उसको लिए हुए पलंग पर पहुंच गई और बोली, यहाँ बैठकर बात करो। किरण इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो। शंकर ने कहा, मैं जो एक अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दुलारी बोली, तुम क्यों मेरा इंतजार कर रही हो? शंकर ने पूछा, किरण क्यों कर रही है? दुलारी बोली, वो तो मेरी धर्म पत्नी है। शंकर ने कहा, वो औरत है, मैं औरत नहीं हूँ। तुम मेरे पति बनने वाले थे, पर उसके नसीब अच्छे थे कि उस दिन वो तुम्हारे साथ हो गई और पत्नी बन गई। मगर मेरे मन में तो तुम आकर बैठ गए। मैं क्या करूं? मेरी तरफ देखो, क्या मैं किरण से कम हूं? शंकर ने उसकी तरफ देखा और फिर एक धमाका हुआ और फिर बात शंकर के दिमाग में आ गई। औरत फिर जीत गई और मर्द फिर औरत के चक्कर में फंस गया। श्याम कुमार जिम्मेदार रोज ही रात गए आते थे। एक रात अंधेरे में कई डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और श्याम कुमार मारे गए। भगवत ने उनके मरने पर बड़ा शोक मनाया। मनोहर ने सारे इख्तियारात शंकर को दे दिए। एक तरह से पूरी जिम्मेदारी अपने भाई को दे दी और पटना चला गया। अब पूरी हवेली और जमीनों पर भगवत का राज था। सारे हारी और किसान भगवत के गुलाम हो गए। श्याम कुमार ने कभी किसी हारी को तंग नहीं किया था, उनकी जरूरत का ख्याल रखा था। मगर अब भगवत जिम्मेदारी कर रहा था। शंकर पर उसकी दोनों लड़कियां इस तरह पर फैलाकर बैठी थीं कि वो नजर ही नहीं आता था। दोनों में आपस में कश्मकीश थी, मगर फिर भी दोनों मिल बांट कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके दरमियान उनका खरा नट बाप आ गया था। लड़ो मत, सब तुम्हारा है, जरा सुकून से रहो और जितनी जल्दी हो उसको ठिकाने लगाओ। जरा सी फुर्सत मत दो, धंधों में लगाए रखो। अरे जिम्मेदारी हाथ आते ही मैं तुम्हारे लिए बड़े बढ़िया लड़के तलाश कर दूंगा। बाप का प्लान सुनकर दोनों जरा शांत हो गई थीं। शंकर के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी या मोहब्बत न थी। फूफी भी उनके लिए बेकार शय थी और एक दिन वो भी परलोक सुधार गई। अब हवेली पर पूरा राज भगवत और उसकी लड़कियों का था। शंकर का कांटा निकालने को उसने हर लड़की को आज़ादी दे दी थी। हर वक्त कोई ना कोई शंकर के लिपटे रहती थी। इससे भगवत को दो फायदे थे। एक तो शंकर को जिम्मेदारी की तरफ ध्यान करने की फुर्सत नहीं मिलती थी, दूसरा वह शमशान घाट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मगर उसने एक काम ये जरूर किया कि मुरारी के नाम पूरे कागजात बनवाकर रजिस्ट्री करा लिए और उन कागजात को मुरारी के हवाले कर दिया। मुरारी छोटा था, मगर उसकी माँ ने वो कागजात हिफाजत से रख दिए। भगवत खुश था कि सारा काम उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो 7 गांव का मालिक बनने वाला था। शंकर के बाद उसकी बीवी ही मालिक थी, क्योंकि औलाद तो उसने होने ही नहीं दी थी। करण ने बहुत जोर भी लगाया था और फिर दिए का तेल खत्म हुआ और वो भड़क कर बुझ गया। जिम्मेदार शंकर जवानी में मर गया। मनोहर दौड़ा आया। उसने हवेली के हालात देखे। वह समझ गया कि क्या खेल खेला गया है। अमली तौर पर भगवत जिम्मेदार था। मामा, तुमने आखिर मुराद पाली। इस मुराद को पाने में तुमने अपनी लड़कियों तक की बलि चढ़ा दी। अपने बहनोई को मार डाला, बहन को खत्म कर दिया और अब अपने दामाद को भी मारकर तुम जिम्मेदार बन गए। मगर ये जिम्मेदारी तुमको रास नहीं आएगी। बड़ी कठिनाइयों से गुजरना होगा। मुझे तो खैर जिम्मेदारी से लगाव नहीं है, मगर याद रखना एक और है जिसको पिताजी अपना बेटा मान चुके हैं और हम दोनों ने उसको अपना भाई तस्लीम कर लिया था। मनोहर वापस पटना चला गया। भगवत मुरारी के बारे में जानता था, मगर उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत न थी। एक तो वो हवेली से दूर था, दूसरा सब तो उसको नहीं जानते थे। उसके ख्याल में कानूनी तौर पर जिम्मेदार शंकर की तमाम दौलत और ज़मीनों की मालिक उसकी बीवी थी। भगवत जिम्मेदारी करता रहा। सब लड़कियों की शादी हो गई, मगर दुलारी और किरण ने शादी नहीं की। किरण की तो भगवत ने होने नहीं दी और दुलारी ने खुद नहीं की। हवेली में जो ऐश उसको हासिल थे वो उसको कहाँ मिलते।
दुलारी ने कुछ ऐसे लोगों से राब्ते कर लिए थे जो कि भगवत को भी डरा देते थे। कुछ साल के बाद जिम्मेदारी का दावेदार सामने आ गया और वो था मुरारी। उसने सरकारी सत्ता पर दावा किया था। भगवत जरा हैरान तो हुआ, मगर फिर मुकाबले पर डट गया और मुकदमा चलने लगा। मुरारी उसके मुकाबले में कमज़ोर पड़ने लगा। एक तो वो रुपए पैसे में कमज़ोर था, दूसरा उसके पास जो गवाहियाँ थीं वो नामालूम किस तरह टूट रही थी। कोई गवाह अदालत नहीं जाता था और फिर वो मुकदमा हार गया और किरण मुकदमा जीत गई और भगवत ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया और मुरारी को उस गांव से बेदखल कर दिया और वो नामालूम किस तरह दिल्ली आ गया और फिर हमारे सामने था। हर वो दास्तान जिसमें मोहब्बत की चाशनी भी थी, नफरत, लालच, सब कुछ था। रोलका ने कहा, अब हवेली के क्या हालात हैं? मुरारी ने कहा, भगवत की दोनों लड़कियों के चाहने वाले हर वक्त आते जाते रहते हैं। उनके चाहने वालों में कुछ ऐसे भी हैं जो जादू सहर करते हैं। मेरे खिलाफ उन्होंने मुकदमा जीत तो लिया है, मैं सिर्फ इस बात पर हैरान हूँ, मेरे हक में जितने गवाह थे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं मुकदमा हार गया। तुम दिल्ली में रहो, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। पटना में मनोहर वकील को इतला कर दो कि तुम यहाँ पर हो और वो तुमको यहाँ पर आकर मुलाकात कर ले। 1 हफ्ता में मनोहर मुरारी के पास आ गया। रोलका ने कहा, वकील साहब, मुरारी के पास जो कागजात हैं वो क्या कहते हैं? शंकर ने सारी जमीन और हवेली मुरारी के नाम कर दी है, गवाहियां भी लिखी हैं। इन कागजात को शंकर ने शादी के बाद तैयार करवाया था। इसमें उसने मामा के किरदार को नाकाबिले भरोसा करार दिया है, बीवी को मामा का आला कर बताया है। मेरे और शंकर ने खुद के बाद मुरारी को हकदार बताया है। कुछ ऐसे गवाह भी लिखे हैं जिनके सामने पिताजी ने मुरारी को बेटा माना है। मैं तो शंकर को लिखकर दे चुका था कि वही मेरे हिस्से का मालिक व मुख्तार है। इसका भी हवाला दिया है। इतना साफ केस मुरारी हार गया, इसमें भी जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मनोहर ने कहा, आप ऐसा करें, फिर से ये केस दायर कर दें। रोलका ने कहा, केस तो मैं दायर कर दूंगा, मगर जो इम्कानात हैं उन पर पहले से गौर कर लिया जाए तो बेहतर है। मामा भगवत का असर और रसूख कुछ सालों में बहुत बढ़ गया होगा। उसके खिलाफ हम किसी गांव से गवाही हासिल नहीं कर सकेंगे। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया होगा। कुछ लोग मर चुके होंगे और नए लोग तो भगवत को ही जिम्मेदार मानेंगे। बहुत सी परेशानियां आएंगी दरमियान में। रोलका ने कहा, सब तो अपनी जगह है, मगर हमारे साथ सच्चाई की ताकत है। झूठ हमेशा नहीं जीतता, एक ना एक दिन उसको हारना पड़ता है। रोलका ने कहा, बेशक आपने दुरुस्त कहा है। मनोहर ने कहा, मुकदमा यहाँ पर दिल्ली की अदालत में करें तो कैसा रहेगा? रोलका ने पूछा। मेरे ख्याल में अवधपुर बेहतर रहेगा, क्योंकि गवाहों के आने में वहाँ पर आसानी होगी। गांव के लोग लंबे सफर करने से कतराते हैं। मनोहर ने राय दी। आपने दुरुस्त कहा, तो फिर मुकदमा अवधपुर में दायर कर दें। मैं तैयारी करता हूँ, 15-20 दिन तो तैयारी में लग जाएंगे। मनोहर ने कहा, ठीक है, आप तैयारी करें, मैं अवधपुर वहाँ के हालात जाकर देखता हूँ, और मुरारी तुम दिल्ली में आराम करो। रोलका अवधपुर रवाना हो गया। अवधपुर आते ही उसने एक नौजवान देहाती का रूप धार लिया और काम की तलाश में भगवत के पास चला गया। भगवत ने उसको सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कहाँ का है रे तू और क्यों आया है? मजदूरी को आया हूँ सरकार, बाकिम गाँव का हूँ। ढोर डंगर देख लेगा, उनका दूध निकाल लेगा। भगवत ने पूछा, हाँ यही किया है अभी तक। वो बोला, तेरा नाम क्या है? भगवत ने पूछा। नाम तो बाबूनाथ है, मगर अब सिर्फ बाबू रह गया है। रोलका बोला, अच्छा ठीक है, जो रह गया है उस पर ही गुजारा कर लेंगे। फिर उसने किसी को आवाज दी, अरे ओ सोलंकी, इधर तो आ। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ गया और बोला, हुक्म करो सरकार, रोज मरे था कि काम बहुत है, ले ये जवान रख अपने पास, सब काम कर लेगा, और जरा ध्यान रखना, नया आदमी है, समझ गया ना? भगवत बोला, खूब समझ गया सरकार। बूढ़ा बोला और भगवत चला गया। बूढ़े सोलंकी ने रोलका को देखा और बोला कि तेरा नाम क्या है? रोलका बोला, बाबू है मेरा नाम। तो सुन भाई बाबू, तेरा काम तो बहुत है। ये सारी भैंसें गायें नजर आ रही हैं, इनका दूध निकालना और फिर वो दूध हवेली के दरवाजों पर पहुंचाना। वहां पर शहर की गाड़ी आवे है, फिर ये दूध शहर चला जाता है। उसके बाद यहाँ की सफाई करना, चारा पानी गोबंदी करता है, गोबर बोझी ले जाती है। बूढ़ा बोला, और तुम क्या करते हो चाचा? रोलका ने पूछा। अरे अब मैं किस काबिल हूँ कि करूँ? बूढ़ा बोला, मुंशी को हाथ पैर एकदम नहीं डाल देने चाहिए चाचा। रोलका ने कहा, तेरी बात ठीक है, करना तो पड़ता है कुछ ना कुछ। ये वो जिम्मेदार नहीं जो बगैर किए का एक निवाला भी मुंह में डाल दे। जिम्मेदार तो शंकर था, उसका बाप था, कभी किसी को सताया नहीं और किसी का हक रखा नहीं, सबको पेट भर कर दिया, आड़े वक्त में काम भी आया। अरे अब क्या रखा है, बेगार है जो हम सब कर रहे हैं, ना करें तो भी मारे जाएं। बूढ़ा बोला, मारे जाएं? ये क्या बात हुई? काम करेंगे मजदूरी लेंगे, नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। रोलका बोला, यहाँ ये बात नहीं है
तुम लग गए काम पर, बस अब करते रहो, जाने का नाम ना लेना। अगर गया तो हाथ पैर छोड़ के जाना होगा। बूढ़ा सोलंकी आहिस्ता से बोला। अरे चाचा, तुमने क्या सुनाई, मुझे तो डर लग रहा है। रोलका बोला। बात यह है बाबू कि ये जो भगवत है ना, बहुत खतरनाक आदमी है। इससे ज्यादा खतरनाक इसकी 2 छोरी हैं। वो दोनों हवेली में रहे हैं। उनके पास बड़े खतरनाक आदमी आवे हैं। वो आदमी का नाश मार देते हैं। बूढ़ा बोला। क्या बहुत बदमाश डाकू हैं वो? रोलका बोला। अरे नहीं, सिफली और काला जादू करे हैं, भगवान उनसे बचाए। बूढ़ा बोला। चाचा सोलंकी, मैं तो बुरा फंस गया, अब मैं क्या करूं? रोलका बोला। तू अब काम कर, जाने की मत सोचना, तेरा नाम लिख लिया गया है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। रोलका जोर से खुद से बोला। ले बाबू, तेरा तो हो गया काम, मगर तू फिक्र ना कर, अगर मेरे पास रहेगा तो आराम से रहेगा। सोलंकी ने कहा। और अब कहाँ जाऊंगा? अब तो आप फंसे, रोलका ने जवाब दिया। दिन भर रोलका काम करता रहा। रात को अपनी कोठरी में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली और रूपोशी की हालत में बाहर आ गया। हवेली की तरफ चला। दरवाजे पर एक लठ बंद, सर से ऊंचा लठ लिए टहल रहा था। बड़ा दरवाजा बंद था और छोटा दरवाजा खुला था। रोलका उसके सामने से गुजरकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली में रोशनी नजर आ रही थी, मगर इतनी कम कि दूर का आदमी नजर नहीं आता था। रोलका ने जिस जिस कमरे में रोशनी थी उनको चेक करना शुरू कर दिया। एक बड़े कमरे में भगवत बैठा था। उसके सामने एक जवान औरत बैठी थी। जाहिर है ये उसकी बीवी नहीं थी। भगवत के सामने 2 गिलास रखे थे और दोनों शराब से भरे हुए थे। एक बोतल भी रखी थी। भगवत उस औरत के करीब चला गया और बोला। आप ज्यादा नखरा ना कर, बहुत दिन के बाद आई है। औरत ने चारों तरफ नजरें घुमाकर कहा। मैं कैसे तेरे पास आ गई? मैं तो अपने घर बैठी थी। अब आ गई है तो मजे कर ले। मैं हूँ जिम्मेदार भगवत, मौज करेगी मौज। मुझे घर जाने दे, मैं बाल बच्चेदार औरत हूँ। औरत ने कहा। चली जाना, रोक कौन रहा है, मगर कुछ हमारा भी ख्याल कर ले। चिंता मत कर, तेरे खसम को जरा कुछ पता नहीं चलेगा, वो सवेरे तक सोता रहेगा। भगवत ने कहा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरी इज्जत क्यों खराब कर रहा है तू? औरत बोली। खराब कहाँ कर रहा हूँ, कदर कर रहा हूँ। तू खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ लेकर ही जाएगी। अब ज्यादा देर न कर, तुझे कोई बचाने आएगा ये तू भूल जा। आजा, अब आजा। औरत की आंखों में बेबसी के आंसू भरे थे। उसके हाथ पैरों में लर्जा तारी था और होंठ कपकपा रहे थे। भगवत उसकी तरफ बढ़ रहा था और चाहता था कि औरत को पकड़े, मगर दरमियान में रोलका आ गया। उसने औरत को पूरी तरह अपनी आड़ में कर लिया और एक भयानक शक्ल भगवत के सामने आ गई। इतनी भयानक कि भगवत उसको देखकर चीख पड़ा और हाय राम कहकर जमीन पर गिर पड़ा। रोलका ने औरत का हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर आ गया। औरत हवेली के बाहर आते ही एक तरफ दौड़ गई और रोलका फिर हवेली के अंदर था। भगवत की आवाज सुनकर कई आदमी उसके कमरे की तरफ दौड़े। भगवत जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। शराब के 2 गिलास पूरे पड़े थे। बोतल अलबत्ता उलट गई और शराब फर्श पर बह रही थी। उन आदमियों ने भगवत को उठाकर बड़े से पलंग पर डाल दिया और एक ने सुराही से पानी भरकर भगवत के मुंह पर छींटे मारे। कुछ ही देर में भगवत होश में आ गया। होश में आते ही बोला। वो कौन था, चला गया क्या? यहाँ तो कोई नहीं है सरकार, एक आदमी ने जवाब दिया। अरे कैसा था वो? ऐसा भयानक तो मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ तो कोई नहीं है सरकार, आपने सपना देखा होगा, एक ने कहा। मुझे झूठा बनाता है पाखंडी, भगवत गुस्से से बोला। सब नौकर खामोश हो गए। भगवत ने एक गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। 2-4 घूंट लेकर बोला। वो हरामजादी कहाँ गई? सब खामोश रहे तो वो धाड़कर बोला। अबे क्या गूंगे हो गए हो, जवाब दो, कहाँ गई? हम जब अंदर आए तो हमने किसी को नहीं देखा। आप जमीन पर पड़े थे और कमरा खाली था। एक आदमी डरते डरते बोला। तो क्या वो हवा में उड़ गई? अरे कोई चिड़िया थी, औरत थी, उसका नाम जानकी था, गोल्लू की घरवाली। जाओ दौड़ के और चुटिया से पकड़ कर ले आओ, भगवत बोला। तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर हवेली का दरवाजा बाहर से बंद था। मोटी लकड़ी का बना हुआ भारी दरवाजा। दरवाजे के बाहर का पहरेदार जमीन पर खराटे ले रहा था। अंदर के किसी शोर का उस पर कोई असर नहीं था। फिर उन्होंने बड़ा भारी दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो भी बाहर से कुंडा लगा हुआ था। सुबह तक कोई अंदर का आदमी बाहर न आ सका। भगवत तिलमिलाता रहा। रोलका उसके करीब ही रहा। दोपहर 12 बजे उसके पास एक आदमी आया। उस आदमी के कपड़े काले थे, सर गंजा था, जिस्म दुबला पतला था, मगर आंखें बड़ी चमकदार और सुरख थी। वो आते ही बोला। डर गए क्या रात को? अरे हमारे होते डर गए, हम तो खुद 100 बलाओं के बला हैं। 100 तो ठीक है, मगर वो कौन था क्या बताएं? उसका चेहरा कितना डरावना था। मेरा तो ख्याल है तुम्हारे ख्याल में जरूर कोई चेहरा होगा, वही तुम्हारे जहन से निकलकर सामने आ गया और तुम्हारी गिगी बन गई। अरे नहीं सोकी महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। हमारे साथ तो एक बढ़िया सुंदरी थी,
अरे वही जानकी गोलू की औरत। हम उसकी तरफ बढ़े ही थे कि उसकी जगह वो शक्ल आ गई और हम हो गए अंटा गफील। भगवत ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। अगर कोई है तो समझ लो फंस गया। और सोकी महाराज कमरे से बाहर आ गया। रोलका उसके साथ साथ था। सोकी एक कमरे में बगैर आवाज़ दिए अंदर चला गया। अंदर पलंग पर एक जवान औरत बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर खरांटपन साफ जाहिर होता था। सोकी महाराज उसके करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, दुलारी जी, हम आपके पास कब से आ रहे हैं, ज़रा बतलाओ तो। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई महाराज? दुलारी ने उठकर कहा, इसलिए पड़ गई कि एक नई बात सामने आ गई। हवेली में हमारे अलावा भी कोई शक्ति ज़रूर है, मगर खैर देख लेंगे। तू जो भी है सुन रख गौर से। सोकी महाराज के चेहरे पर खबासत पूरी तरह मुसावी थी। आंखों में मक्कारी शैतानी अरूज पर थी, मगर ये कैफियत सिर्फ चंद मिनट रही। फिर हैरत अंगेज तौर पर वह पुरसकून हो गया और पलंग पर लेट गया। औरत ने उसका सर अपने जानों पर रख लिया और गंजी टांट पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरने लगी। चंद मिनट के बाद सोकी महाराज ने आंखें खोली और इत्मीनान से कहा, तूने हमारी बड़ी खिदमत कर ली है, हम तेरे साथ क्या करें? कोई चिंता की बात है? दुलारी ने कहा, है तो, पर ऐसी नहीं कि तुमको व्याकुल करके अपना मजा खराब करूं। महाराज बोले, आज दिन में कैसे आना हुआ? बुलाए गए हैं, तेरे पिता ने बुलाया था। महाराज दुलारी का हाथ पकड़कर बोले, मगर दुलारी का हाथ इतना भारी, इतना सख्त। महाराज ने हाथ छोड़ दिया और उठकर बैठ गए। तुम हाथ दिखाओ, वो बोली। दुलारी ने हाथ आगे कर दिया। ये वो हाथ नहीं है जो अभी मेरे हाथ में था। वो किसका हाथ था? तू कौन है? सामने तो आ, फिर तुझे बताऊं। और रोलका खामोशी से कमरे से बाहर आ गया था। रोलका का मकसद उसको ज़हनी खलफिशार में मुब्तला करना था, वो उसने कर दिया था। अब वो किरण के कमरे में था। किरण अब कुर्सी पर बैठी थी। वो दुलारी से उम्र में छोटी थी, मगर जिस्मानी साख्त के एतबार से वो दुलारी से बड़ी लगती थी। दुलारी बड़ी होशियार औरत थी। उसने खुद को कम से कम खर्च किया और किरण को सबके आगे सामने रखा। उसकी खानदानी रेशा धवानियों ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया था। भगवत कुमार बेईमानी और जिम्मेदारी पर कब्जा करने के तरीक़ाकार ने भगवत की इज्जत और खानदान की इज्जत उसकी नज़र में कोड़ी की कर दी थी। वो जानती थी कि अब अगर कुछ इज्जत कायम रह सकती है तो दौलत और इक़्तिदार से ही रह सकती है। उसको कायम रखने को हर जतन वो कर रही थी। किरण उसके सामने दूसरे दर्जे पर थी। हालांकि जिम्मेदारी उसके नाम थी, मगर अमली तौर पर दुलारी ही हाकिम थी। भगवत भी उसकी मर्जी का गुलाम था, क्योंकि उस पर सोकी महाराज का हाथ था। रोलका किरण के बिल्कुल सामने खड़ा था। किरण का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसका जिस्म भद्दा और बेहिसाब फैला हुआ था। उसकी जवानी कितनी तेजी से उससे भाग रही थी, दुलारी के मुकाबले में ये जल्दी बूढ़ी हो रही थी। इंसान कितना बेवकूफ़ है। इक़्तिदार की हवस इंसान को अंधा कर देती है। इस औरत ने क्या खोया और क्या पाया, रोलका ने सोचा, और वो उसके कमरे से बाहर आ गया। दुलारी का कमरा बंद था। महाराज सोकी अंदर सो रहा था। रोलका दुलारी के कमरे के अंदर चला गया। दुलारी जाग रही थी। रोलका ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर आहिस्ता से कहा, तेरे साथ धोखा हो रहा है। दुलारी ने चौंक कर चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, मगर कुछ नजर न आया। कमरा रोशन था, दिन का वक्त था। रोलका ने फिर कहा, तेरा बाप भगवत सब हड़प करने के चक्कर में है। वो फिर घबराकर इधर उधर देखने लगी और चाहती थी कि सोकी महाराज को उठाए, कि वो फिर बोला, इसको ना बताना, ये भी उससे मिला हुआ है। और रोलका ये कहकर कमरे से बाहर आ गया। रात के भोजन के बाद भगवत ने पूछा, महाराज कुछ पता चला, क्या गड़बड़ है? तो ये बता, तूने कोई नया नौकर हवेली में तो नहीं रखा? सोकी ने पूछा। नया नौकर? हाँ, एक गवाला रखा तो है, भगवत ने कहा। तो इसका मतलब है वही नया आदमी आया है? सोकी ने कहा। जरा उसको बुला के तो ला। अभी बुलाए देता हूँ। और उसने रोलका को बुलाने आदमी दौड़ा दिया। रोलका कोठरी में था। वो बाहर निकला और बोला, क्या बात है, क्यों बुला रहे हो? तेरा नाम बाबू है? वो बोला। हाँ, हम ही बाबू हैं, अब आगे बोल, रोलका ने कहा। जिम्मेदार जी बुला रहे हैं, जल्दी चल, वो बोला। अरे काम तो हम सब किए हैं, फिर काहे जरूरत पड़ गई? वो बोला। कुछ गड़बड़ है, महाराज भी उनके साथ हैं, आदमी बोला। मारे गए बाबू, अब क्या करें? रोलका बोला। अरे जल्दी कर, तेरे साथ हम भी मारे जाएंगे, वो बोला। और दोनों तेज तेज कदमों से अंदर आ गए। बाबू भगवत के सामने जा खड़ा हुआ। ये है महाराज, भगवत ने कहा। महाराज ने अपनी तेज और चमकीली निगाहों से रोलका का जायजा लिया और एक जोर की हूं की और बोला, तो ये सब तू कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ सरकार, रोलका बोला। अरे तू मेरी नजर से नहीं छुपेगा, पाताल तक देखता हूँ मैं, महाराज बोला। रोलका को अंदाजा हुआ कि दुश्मन को कुछ न कुछ उस पर शक जरूर हो गया है। वो गिड़गिड़ाकर बोला, मैंने क्या किया है सरकार, क्यों नाराज हो? अरे तूने अब तक जो करतब दिखलाए हैं,
जरा मेरे सामने तो दिखा, फिर जानू, महाराज ने कहा। रोलका उसके पास बैठ गया और रोने लगा। मर गए बाबूनाथ, आज बेमौत मारे गए। अरे मैं कहता हूँ कुछ तो कर, तेरे कसबल मैं भी तो देखूं। महाराज बोले, हम तो नौकर हैं तुम्हारे, हमारे कसबल क्या हैं? वो बोले, अच्छा रुक, अभी पता करते हैं तेरे अंदर क्या है। कुछ देर खामोशी रही, फिर महाराज बोला, अरे ये तो खाली डब्बा है, चल उठ भाग जा। बाबू फुर्ती से उठा और कमरे से निकल गया और एक लम्हे के बाद वो रूपोशी में कमरे के अंदर था। भगवत ने पूछा, क्या हुआ महाराज? तेरा नौकर तो वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, कोई और है। तो इसका कुछ उपाय तो करो, नहीं तो रोज रोज वो कुछ करता रहेगा। भगवत ने कहा, करते हैं, मरा क्यों जा रहा है? भगवान ने कहा और दुलारी के कमरे में आ गए। दुलारी बोली, कुछ पता चला कौन है? तू भी मरी जा रही है, तेरा पिता भी मरा जा रहा है। ये काम इतना ही आसान होता तो सब न कर लेते, बड़ी जल्दी है तुम सबको। महाराज गुस्से से बोला, जल्दी नहीं है महाराज, डर लग रहा है, पता नहीं कौन सी शक्ति है। दुलारी ने कहा, कोई हो, जरा भनक लग जाए, फिर तो हम उसका नाम मिटा देंगे। महाराज बोले। रोलका बाहर आ गया और अपनी कोठरी में चला गया। दूसरे दिन वो सोलंकी से बोला, चाचा हवेली में कुछ गड़बड़ हो रही है, तुमको पता है? नहीं, मुझे तो पता नहीं। अरे हाँ, याद आया, तुझे महाराज ने बुलाया था, क्या बात थी? सोलंकी ने पूछा। हम तो समझे बाबूनाथ तुम गए काम से, पर भगवान की कृपा हो गई। पता है वो हमसे क्या क्या पूछते रहे, हम भला क्या जाने, खामोश ही रहे। रोलका ने कहा, चल तेरी जान बच गई, ये महाराज बड़ा ही खराब आदमी है और ये जिम्मेदार तो पूरा दलदल है, दलदल। अरे बेगैरत इतना है कि इसकी छोरियों के साथ वो महाराज मौज करे है और ये देखता रहता है, ना तो छोरियों को रोके है ना महाराज को। सोलंकी बोला, हम तो बुरे फंस गए, पता होता तो क्यों आते इस आफत में। रोलका ने कहा, अरे तू फिक्र मत कर, आराम से रह, ये नौकर हैं, बस तमाशा देखेंगे, अपनी टांग ना फंसाएंगे। सोलंकी ने कहा। रात को रोलका दुलारी के कमरे में गया। वो बैठी बनाव सिंगार कर रही थी। वो बाहर आ गया और भगवत के कमरे में चला गया। कमरे में भगवत मौजूद था और उसके सामने एक औरत बैठी थी और वो औरत गोल्लू की बीवी जानकी थी। आज वो बनाव सिंगार करके आई थी। उसके सामने शराब का भरा गिलास था। एक गिलास भगवत के सामने भर रखा था। पियो मेरी जान, आज तो तुम चमक रही हो, भगवत ने कहा। रोलका को फौरन अंदाजा हो गया कि औरत किसी के असर में है, अपने होशो हवास में नहीं है। इसको जो करने का कहा जा रहा है वो कर रही है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। रोलका ने उसके मुंह के सामने अपना हाथ लहराया। औरत एकदम असर से बाहर आ गई और चौंक कर उसने चारों तरफ देखा और हैरत से बोली, मैं कहाँ हूँ? तू जिम्मेदार है? अरे तू क्यों मेरी इज्जत का दुश्मन हुआ है? नाच पीटे क्यों बार बार मुझे बुलावे है? भगवत, जो जरा पहले बड़ा खुश था, एकदम गुस्से में आ गया और जोर से बोला, अरे तेरी और तेरी इज्जत की ऐसी तैसी करूं, और झपट कर औरत की तरफ बढ़ा। मगर दरमियान में रोलका मौजूद था और एक बार फिर वो खौफनाक चेहरा उसके सामने था। भगवत के हाथ पैर फूल गए। वो हाय राम कहकर धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। औरत ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। हवेली का बाहर का दरवाजा रोलका पहले ही खोल चुका था। वो हवेली के बाहर चली गई। महाराज दुलारी के कमरे में पड़े रहे और उनके किसी वीर ने उनको क्या हुआ नहीं बताया। सवेरे उनको सारे हालात भगवत ने बताए तो वो बोले, मैंने जानकी पर एक बीर लगा दिया था, वो उसके दिमाग को काबू किए था। तुमने देखा वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ गई थी। यहाँ आकर मेरा बीर उसको छोड़कर क्यों भागा, ये समझ नहीं आ रहा। बीर के भागते ही वो होश में आ गई और निकल गई, महाराज ने कहा। और वो मेरे और उसके बीच एक भयानक शक्ल आ रही है, वो कौन है? हवेली का दरवाजा बंद था, उस पर पहरेदार था, वो किसने खोला? और पहरेदार बेहोश पड़ा रहा। महाराज, खोपड़ी काम नहीं कर रही, तुम कुछ सोचो। भगवत ने कहा, मैं बेफिक्र नहीं हूँ, मेरे सारे बीर काम कर रहे हैं, मगर किसी को अब तक कुछ नजर नहीं आया। करें तो किसके खिलाफ करें, किसको पकड़ें, कोई तो सामने हो। महाराज बोले, लो बताओ, तुम जैसी शक्ति वाले ऐसी बातें करें, ताज्जुब की बात है। भगवत बोला, तुम नहीं जानते, शक्ति शक्ति में फर्क होता है। मैंने जिंदगी में ऐसी शक्ति नहीं देखी जैसी ये है, हमारे सामने है और हम देख नहीं पा रहे। मेरे सारे बीर मजबूर हैं, मेरी कोई नहीं चल रही, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, पता जरूर करूंगा। 10 दिन तक रोलका ने उनको इसी तरह जहनी परेशानी में मुब्तला रखा। इससे रोलका का मकसद केस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना था। अभी भगवत इस जहनी खलफिशार से बाहर नहीं आया था कि अदालत का नोटिस उसको मिला और वो दौड़ा दौड़ा महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ये नई मुसीबत आ गई। महाराज ने पूछा, अब क्यों मरा जा रहा है? महाराज, अदालत का नोटिस आया है। अदालत का नोटिस? किस बात का? महाराज ने पूछा। वो 2 कोड़ी के मुरारी ने
फिर दोबारा दावा कर दिया है। भगवत बोला, वो किस्सा तो मैंने खत्म करा दिया था। महाराज ने कहा, फिर कुछ जमा कर लिया होगा, अदालत और वकीलों पर खर्च कर लेगा तो चैन से बैठ जाएगा। मगर महाराज आपके कुछ ऐसा करो कि उसका टुनटुना ही खत्म हो जाए। भगवत बोला, हो जाएगा, तू फिक्र ना कर, आने दे नोटिस, तू अपनी तैयारी कर। किरण की शादी के सब गवाहों और किरण को तैयार रख, अदालत तो उसको भी जाना होगा। रोलका समझ गया कि मनोहर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वो फौरन मुरारी के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हारे पास ऐसे गवाह हैं जिनके सामने श्याम कुमार ने तुमको अपना बेटा माना था? गवाह तो है, मगर उसने पहले भी गवाही नहीं दी थी। मुरारी ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो, वो गवाही देगा। रोलका ने कहा, तुमको पता है कि शंकर ने सारी जमीन और हवेली मुरारी के नाम की थी। उसके कागजात किस वकील ने तैयार किए थे और रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसको भी गवाहों में शामिल करो। उन कागजात पर गवाहों के दस्तखत भी होंगे। उनके घर मुझे ले चलो, तुम फिक्र ना करो, वो सब गवाही देंगे। मनोहर ने तारीख पर गवाहों को लाने की ताकीद कर दी थी और रोलका इस काम पर लग गया। भगवत के सारे गवाह मौजूद थे और तारीख पर आने को राजी थे। भगवत ने उनके मुंह रुपयों से बंद कर दिए थे। पहले भगवत के गवाहों के बयानात होना थे। 10 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, मगर ऐन वक्त पर पहले गवाह के गले में खराश पड़ गई और चंद मिनट में ही उसकी आवाज़ बंद हो गई और वो गवाही ना दे सका। इसके बाद उस पंडित ने बयान दिया जिसने किरण और शंकर के फेरे कराए थे। बज़ाहिर भगवत का केस फिर मजबूत नजर आता था, मगर अब मुरारी के गवाहों की बारी थी। मनोहर ने उस वकील को भी पेश कर दिया जिसने तमाम कागजात तैयार किए थे। सारी जिम्मेदारी मुरारी को दे दी थी, उस पर मनोहर के भी दस्तखत थे। उसके बाद पेशी पड़ गई। बाकी गवाह अगली पेशी पर बयानात देंगे। अरे महाराज, ये क्या हो रहा है? नैया डोलती नजर आ रही है। भगवत ने कहा, तू बड़ा कमजोर दिल है। अरे मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, फिक्र ही ना कर। भगवान ने कहा, महाराज तुम यही कहते रहोगे और मैं डूब जाऊंगा। भगवत बोला, तेरे बाप की ये जिम्मेदारी जाएगी तो तेरा क्या जाएगा? तूने तो इतने साल ऐश करे, अब और क्या करेगा? मुफ्त का जिम्मेदार बना बैठा रहा। महाराज ने माथे पर बल डालकर कहा, क्या कह रहे हो महाराज? मैंने तो तुम पर बड़ा मान किया है, तुमको कितनी इज्जत दी और तुम। बस कर भगवत, महाराज बात काट कर बोले, तूने सब अपने भले को किया, तूने किसी की भलाई नहीं की। तूने दौलत और जिम्मेदारी की खातिर अपनी औलाद की बलि चढ़ा दी, अपने बहनोई को मरवा दिया, बहन को जहर दे दिया। तू किसका है? तू किसी का नहीं है, तो तेरा कौन होगा? महाराज ने कहा, महाराज मैंने ये सब तुम्हारे मशवरे से तो किया था। भगवत ने कहा, मैं जो मशवरा किसी को देता हूँ उसमें अपना फ़ायदा देखता हूँ। मुझे तेरी दोनों छोरियां नजर आ रही थीं, मैं तेरे साथ लग गया। अब तो तुम ही सहारा हो, कुछ तो करो। अदालत ने फैसला मुरारी के हक में दे दिया तो हम सबका क्या होगा, ये तो सोचो। भगवत बोला, अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर अदालत ने तेरे खिलाफ फैसला दे दिया तो बता तू कहाँ जाएगा? महाराज ने कहा, मैं जमुना में डूब मरूंगा, मारे शर्म के। भगवत बोला, तू इतना शर्मदार कब से हो गया? महाराज बोले, इसके सिवा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। भगवत बोला, तू मुरारी के पैरों में गिर पड़ना, शायद वो मुआफ कर दे। महाराज बोले, मैं तो सब कुछ करूंगा महाराज, तुम इतनी शक्ति के मालिक हो। बड़ी बड़ी तुम्हारी बातें थी, अब कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? कुछ तो चमत्कार दिखाओ, वकीलों के दिमाग घुमाओ, गवाहों की आवाज़ दबाओ। अरे हमारा गवाह गूंगा हो गया, तुम देखते रहे, किस काम की तुम्हारी शक्ति? भगवत झुंझलाकर बोला, तुझ जैसे बेवकूफ़ दुनिया में बहुत हैं और हमारे लिए ऐश के सामान भी बहुत हैं। रही हमारी शक्ति तो वो अपनी जगह है। महाराज ने कहा, तो फिर उसको वहीं पर धरी रहने दो। हराम का माल तुमने मेरा खाया और। भगवत रुक गया, कह दे, जुबान पर आई बात अंदर मत ले जा। महाराज ने कहा, मैं नहीं कह सकता, मैंने तुमको समझा नहीं, ये मेरी गलती है। भगवत बोला, दौलत की खातिर क्या क्या खेल रचाए। पर महाराज बोले, तूने भी तो औरत की खातिर और दौलत की खातिर मेरा साथ दिया, ये भी तो कह। भगवत बोला, मेरा तो ये काम ही है, मेरे पास क्या है, जरा सी शोबदेबाजी है, मगर तेरे जैसे मुझे मिलते रहते हैं और जिंदगी ऐश से गुजर रही है। महाराज बोले, तो तेरे पास शक्ति नहीं है? भगवत बोला, है, तुझ जैसों को बेवकूफ़ बनाने की शक्ति। महाराज बोला, तेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। भगवत बोला। दूसरी पेशी पर भगवत की सारी कलई खुल गई। जिस जमीन पर वह जिम्मेदारी करता रहा उसको मरने से पहले शंकर मुरारी के नाम कर चुका था और हवेली भी मुरारी के नाम थी। अदालत का फैसला आने के बाद मनोहर ने भगवत को कहा, मामा तुमने इतने साल जिम्मेदारी कर ली, तुम्हारे नसीब में इतनी ही लिखी थी। अब इज्जत से हवेली खाली कर दो और जमुना पार चले जाओ। तू भी मेरा दुश्मन हो गया। भगवान बुरा वक्त किसी पर ना डाले, अपने पराये हो जाते हैं।
अरे तुम मेरे भांजे हो और तुम भी मेरे दुश्मन हो गए। भगवत ने अदाकारी की। मुरारी बोला, अब बस करो मामा, भैया ने जो कहा है उस पर अमल करो। अरे मैं तुम सबको छोड़कर कहाँ जाऊंगा, एक कोने में पड़ा रहूंगा। भगवत बेहयाई से बोला, और उस कोने में साजिश के जरासीम पैदा करता रहूंगा। मनोहर ने कहा, कुछ नहीं करूंगा, गुलामी करूंगा तुम्हारी। भगवत बोला, और तेरा गुरु भाग्या के है? मुरारी ने पूछा। मुझे पता नहीं, वो मेरा गुरु नहीं है। भगवत बोला। रोलुका एक आदमी के साथ अंदर आ गया और बोला, यही है ना भगवत तेरा गुरु? भगवत ने कहा, यही है वो बदमाश, इसने ही मुझे सब गलत रास्ते बताए थे। भगवत बोला, और तुम इतने सीधे थे कि इसके बताए रास्तों पर चल पड़े। रोलुका ने कहा। दोनों खामोश रहे तो रोलुका बोला, मैं जानता हूं तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम दोनों ने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, इंसानों को मारा है, उनको जहनी तौर पर परेशान किया है। तुमको सजा तो मिलेगी, तो बताओ इतने बड़े गुनाहों की कम से कम सजा क्या हो सकती है? दोनों खामोश थे। तुम दोनों सड़कों पर भीख मांगोगे क्योंकि तुम दोनों अंधे हो। फिर लोगों ने देखा कि एक तेज हवा का रेला आया और दोनों जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे। दोनों की आंखें पानी बनकर बह चुकी थी। मुरारी, तुमको मुबारक हो। तुम एक काम ये जरूर करना कि दुलारी और किरण की शादी किसी से करा दो, और मुझे अब इजाजत दो।